चलिए आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। और हम आपके एसपी सर आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि सीजी टेट की 2026 के लिए जो है सीडीपी हिंदी मैथ्स और पर्यावरण यानी कि कंप्लीट महामैराथन क्लास ये जो है पार्ट नंबर 1 होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो फ्री में जो है तैयारी पूरा कंप्लीट सिलेबस कराता है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है, उचित उपाय होगा। तो भाई चलो देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, आपकी क्लास है, आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई बालक जो है आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, यदि कोई बालक तू तड़ाक या जो है अशिष्ट व्यवहार करे तो उसे क्या करना है, हमें समझाना है भैया। ठीक है, उसे क्या करना है, हमें समझाना है, यानी कि यहाँ पर सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। उसे समझाएंगे कि अपने से बड़ों को आप कहा जाता है तथा स्वयं भी ऐसा ही आचरण करेंगे, जिससे उनका क्या हो जाएगा भैया, वो जो है इस पर ये जो है सुधर जाएंगे और समझ में आएगा कि बड़ों से क्या किया जाता है, आप करके बात किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल से आपको लाइव फीलिंग यहाँ पर आने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे हम लाइव जो है लाइव क्लासेस या जो है ऑफलाइन क्लासेस जो हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद यहाँ से दूसरा नंबर की हम क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर जी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आयु क्या होता है। देखो भाई, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 से 6 वर्ष होता है। कैसे में 3 से 6 वर्ष है सर जी, हमें समझाइए भाई। तो चलो हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 साल में कोई बच्चा यदि पढ़ता है तो नर्सरी पढ़ेगा, 4 में KG1 पढ़ेगा। ठीक है, KG1 पढ़ेगा और उसके बाद 5 में वो क्या करता है, KG2 और छठवीं जो है 6 में वो क्या है, पहली पढ़ता है। तो इस प्रकार से इसका जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा होता है, जो कि 3 से 6 वर्ष है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है भाई। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस पर जो है मिलता जुलता आ रहा है आपका F फॉर एनिमल। राइट आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। ठीक है, रहने के लिए ये कितना है, 3 से 6 वर्ष है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। चलिए भैया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा नंबर की क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है कि निम्न से मानव की ज्ञानेंद्रिय, सबसे बड़ी बात तो यही है सर जी कि ज्ञानेंद्रिय होता क्या है और कितना है। ठीक है, तो मैं बात करूं, ठीक है, मानव का ज्ञानेंद्रिय की, तो मानव का ज्ञानेंद्रिय जो होता है वो 5 होते हैं भैया। अब देखो चलो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला आपका क्या होता है, आँख होता है, जिससे आप क्या करते हो भैया, देखते हो। दूसरा आता है आपका जो है कान, कान से हम क्या करते हैं सर जी, सुनते हैं। तीसरा आता है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पर नाक आ जाएगा, तो नाक से आप क्या करते हैं भैया, स्मेल लेते हैं, कहर, समझ गए। उसके बाद देखो चौथा, तो चौथा क्या हो जाएगा, जीभ, जीभ से आप क्या करते हो भैया, स्वाद लेते हो। पांचवा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, त्वचा, त्वचा जो है स्पर्श करते हो भैया। तो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल से। अब इन जो पांचों की तुलना में जो ये 5 की तुलना कुछ अलग दिख रहा है, उसको आप हटा लो, तो कौन सा हो जाएगा। देखो सबसे पहले हमारा जीभ, सर जीभ तो लिखा हुआ है भैया, 5वां नंबर, चौथा नंबर भी आपने लिख दिया। ठीक है, आँख क्या है, आँख तो है हमारा ज्ञानेंद्रिय है। नाक भी क्या है, ज्ञानेंद्रिय। गला है भैया, ये गला क्या है सर जी, गला तो ज्ञानेंद्रिय में आता ही नहीं है, तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। और जो गलत है वही आज क्या है भैया, सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर मैं बात करूँ तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फॉर एनिमल। क्या आ गया भाई, हाँ चलो ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ये जो हो जाएगा ए फॉर एनिमल। ठीक है, चलिए चौथा देखे भैया, बिना देरी किए हुए, तो चलो चौथा देखते हैं। तो चौथा हो जाएगा, निम्न में से क्या विकास से संबंधित नहीं है भाई मेरे। चलो विकास से संबंधित नहीं है, तो विकास से संबंधित क्या नहीं है बताओ। चलो बात करते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि, तो बिल्कुल से कार्य क्षमता में वृद्धि हो रहा है, मतलब उसके क्या है, विकास हो रहा है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका विकास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो स्वाद भाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, तो बिल्कुल से स्वभाव, ठीक है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में यदि परिवर्तन हो रहा है तो समझो बालक का क्या हो रहा है भैया, विकास हो रहे हैं। अब देखो आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, तो मतलब आप भी बोलेंगे कि सर ये जो आकार में परिवर्तन है ये विकास में आ जाएगा भैया। तो देखो ये विकास में नहीं आएगा। ठीक है, विकास में नहीं आएगा, आकार विकास में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो विकास का मतलब होता है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक, ठीक, विकास यानी कि गुणात्मक, गुणात्मक मतलब गुण में परिवर्तन भैया। ये आकार में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं आप, तो सीधा सीधा मैं बोलता हूँ उसकी कार्य में क्षमता, तो कार्य में मतलब उसका कोई गुण है। ठीक है, कार्य करना उनका गुण हो रहा है। व्यवहार, तो व्यवहार क्या है भैया, उसका गुण है। ठीक है, स्वभाव एवं दृष्टिकोण उसका गुण है, लेकिन जो आकार है, आकार उसका गुण नहीं है भैया। आकार गुण नहीं है, तो क्या है सर, आकार में वृद्धि, अर्थात यह है कि वह क्या है, मात्रात्मक वृद्धि है। क्या हो रहा है, मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक
ये हो जाएगा मात्रात्मक वृद्धि। मतलब कि सर आप कहना चाहते हैं कि ये जो है हमारा विकास के अंदर नहीं आता, तो बिल्कुल से भैया ये विकास के अंदर आपका नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल से ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चौथा क्या हो गया, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, हम लोग सीजी टेट को निकाल लेंगे। ठीक है, हम सब मिल के, बस आप क्या करना, शुरू से अंत तक बने रहना, ऐसा होता है। और जल्दी से वीडियो का क्या कर दो भैया, शेयर करो, ताकि इसलिए शेयर करो अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, क्योंकि एक साथ टेट निकालोगे, एक साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करोगे भैया, बढ़िया वैकेंसी आएगा, सब साथ में मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लासेस लेट क्यों हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो मैं बता दूं, बहुत दिन से आप कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस लेट क्यों हुआ, तो मैं भाई बता दूं आप लोग को, क्लासेस लेट होने का कारण मेरा तबीयत है, कुछ दिनों से तबीयत खराब था। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 6 महीने में छात्रों के विकास का अध्ययन करना हो तो सर्वोत्तम क्या होगा। चलो भैया, विकास का अर्थ आप लोग समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल से विकास का अर्थ होता है गुणात्मक, मतलब कि उसके गुण में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो देखो उसके गुण में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो प्रतिमाह लंबाई मतलब मात्रात्मक होता है सर, तो इसको तो हम बिल्कुल से गलत करेंगे, बिल्कुल से भैया। वजन मतलब कि भी उसमें मात्रात्मक होना है, तो बिल्कुल से इसको गलत करेंगे। प्रतिमाह आकार में परिवर्तन, बिल्कुल से इसको गलत करूँगी। ये तीनों जो आता है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं बता दूँ, ये जो है मैं पहले ही बताया हूँ मात्रात्मक के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं, मात्रात्मक के अंदर में। जी हाँ, ये मात्रात्मक के अंदर में आ जाएंगे। तो मात्रात्मक के अंदर में आपका विकास नहीं आता भैया, आता है क्या, नहीं आता सर जी, आप ही ने बताया। ठीक है, गुणात्मक के अंदर में आपका जो है विकास आता है। तो प्रति माह उसकी रुचि, आदतें, स्वभाव, व्यक्तित्व, ये सब आते हैं सर गुण के अंदर में मतलब गुणात्मक। और गुणात्मक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है आपका विकास के अंदर में आते हैं। बिल्कुल से इसको हम लोग यदि देखें तो ये हो जाएगा भाई राइट आंसर, डी फॉर देवदास। बिल्कुल से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास, उसको भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट 6वां नंबर की क्वेश्चन। तो 6वां नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं, बच्चों को ईमानदारी सिखाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, किसी बच्चे को ईमानदारी की शिक्षा देने के लिए हम क्या करेंगे, उसको तो बिल्कुल से क्या करना है, पुरस्कृत करना है। क्या करना है, पुरस्कृत करना है। ठीक है, तो पुरस्कृत कहाँ पर लिखा हुआ है, बेईमानी के बच्चों को कठोर दंड देना, नहीं भैया, उससे वो क्या हो जाएगा, कुटहा हो जाएगा। कठोर दंड दोगे तो रोज़ तो मारते तो हैं सर, ऐसा करके क्या हो जाएगा, वो जो है गड़बड़ हो जाएगा उसका। ठीक है, ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालना, ये भी बिल्कुल थोड़ा अलग हो जाएगा सर, वो फेंकते बस ऐसा हुआ थोड़ी ना होगा, ऐसे बोलेंगे। अब देखो, ईमानदार बच्चों को क्या करना, पुरस्कृत करना, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर होगा सर, हम क्यों माने आपकी बात, तो भैया हमारा बात पूरा लॉजिक पर होता है। चलो इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान आकर्षित करें। तो यदि कोई बच्चा को आप ईमानदारी पर क्या कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, तो अब क्या करेगा, जो बेईमान आदमी है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आज जानते हैं कि नहीं जानते आप, सब क्या है, पैसा के पीछे दीवाना है, सब कुछ न मिलने के पीछे दीवाना है। तो बिल्कुल से क्या करेंगे, उसके प्रेरणा को देखेंगे और उससे क्या हो जाएंगे, प्रेरित हो जाएंगे कि भैया उसको ईमानदारी का गिफ्ट मिलता है, हमको बेईमानी का मार मिलता है। ठीक है, तो ईमानदारी के गिफ्ट अच्छा है कि बेईमानी का मार अच्छा है, तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा, इससे जो है प्रेरित होगा। तो बिल्कुल से सी फॉर चंद्रमुखी, बिल्कुल से क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी होगा तो बिल्कुल से उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट में कीजिए, हम बिल्कुल से नेक्स्ट क्लास में उसी पर सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर की क्वेश्चन, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सा होता है। तो देखो भैया, विकास की मैं सबसे जटिल अवस्था की बात करूं तो वो होता है आपका किशोरावस्था। और किशोरावस्था मतलब आप लोग समझ गए होंगे 12 से 18 वर्ष। इस समय 12 से 18 वर्ष में बच्चे जो होते हैं पूरा हुड हो जाते हैं, मतलब बात नहीं मानते, अपने पिता का भी बात नहीं मानते, ठीक है, अपने माता का भी ठीक से बात नहीं मानते। ठीक है, और थोड़ा बेईमानी करते हैं, घूमने लगते हैं, इसमें मन विचलित होने लगता है। तो बिल्कुल से याद रखना आप लोग, विकास का सबसे जटिल अवस्था जो होता है वो होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को यदि आप संभाल लिए, 12 से 18 वर्ष को यदि आप अच्छे से संभाल लिए तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का है, आप नौकरी के करीब हो। क्योंकि बिगाड़ने वाला जो बीज डलने वाला होता है, आपके अंदर जो बीज डलने वाला उम्र होता है वही यही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल से आपको याद रखना है 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था सबसे जटिल अवस्था माना गया है लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, चलो भैया उसके बाद देखते हैं हम लोग। खैर आपको बिगड़ना है तब तो आप बुढ़ात काल में भी बिगड़ सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से जो है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखें, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं भी कुछ हूँ, ये भावना किस अवस्था में होता है। देखो, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, इसका मतलब आप समझ लो, इसका कोई साधारण अर्थ नहीं होता, इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। इसको हम लोग लॉजिक वे यदि यहाँ पर समझे, ठीक है, तो देखो मैं कौन हूँ, ये गुस्सा में बोलते हैं, कौन बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन होते नहीं जाना था इसका, मैं ऐसे कर दूँ। ठीक है, मैं भी कुछ हूँ,
मतलब महू कछुआ ते मोल नहीं जाना था उसका, तो हमारे पारा में आके बता। मतलब ये जोश से भरा हुआ, ये उमंग से भरा हुआ शब्द है, जो कि कौन सा अवस्था में आता है, जो कि आता है आपका किशोरावस्था में। वही 12 से 18 वर्ष, इसी में आता है पूरा जोश, उमंग, ठीक है, जिसमें लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कौन हूँ। अब देखो, अब इसको लड़ाई झगड़ा की दृष्टि से देखें फिर भी किशोरावस्था आ रहे हैं। अब अच्छाई की दृष्टि से बताओ सर, तो मैं कौन हूँ, मतलब इसमें बच्चे जो हैं सुधरना चाहेंगे, तो मैं कौन हूँ और मैं भी कुछ हूँ। तो मैं कौन हूँ भैया, अभी मैं कुछ है ही नहीं हूँ, मेरे को कुछ बनना है, और मैं भी कुछ हूँ मतलब कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये जो है 12 से 18 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष होता है, इसको घुमाना मत, ठीक है, ने बताना, ठीक है, उससे घुमाना मत। खैर आप लोग 12 से 18 से निकल चुके हो एज में, ठीक है। बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो, क्योंकि हमें ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने में मज़ा आता है जो कि क्लासेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। निजी निर्णय लेने की क्षमता का जो है यहाँ पर देखो परिपक्व होना कहलाता है। देखो निजी निर्णय, ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन। तो संज्ञात्मक विकास, इसको क्या बोलेंगे, संज्ञात्मक विकास, ठीक है। बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य, आक्रमण के लिए हम तो तैयार हो ही रहे हैं। बच्चे के सोचने, तर्क करने और समझने की क्षमता में विकास, ये कहलाता है आपका जो है संज्ञात्मक। मतलब वो खुद निर्णय ले रहे हैं, मतलब वो क्या करेगा, सोचेगा, सोचने की क्षमता है, खुद निर्णय ले रहा है तो सोचने का क्षमता होगा भैया उसमें, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या करेगा, सोचेगा भैया, तर्क करेगा, विचार करेगा, ठीक है, ये होता है उसमें, क्या है, सोचने और समझने की जो है क्षमता आएगा, ठीक। तो ये जो है संज्ञात्मक विकास के अंदर में आता है ये दोनों, इसको आप लोग याद रखना बिल्कुल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य। चलो उसके बाद देखते हैं भैया, यहाँ पर 10वां नंबर की क्वेश्चन आता है, मानव विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सिद्धांत। देखो हम लोग यदि इस पर बात करें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हमने देख चुका है भैया, स्पष्ट देखे हुए हैं। यहाँ पर क्या देखे हुए हैं सर, तो बिल्कुल हम यहाँ पर देखे हुए हैं कि मानव जो विकास है वो कभी रुकता नहीं, और रुकता नहीं मतलब वो जो है निरंतर क्या रहता है, चलते रहता है। तो निरंतरता का ये जो सिद्धांत है वो मानव विकास का ही सिद्धांत है, मानव विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम सर इसको बी फॉर बाहुबली को बेझिझक क्या लगा ले, टिक लगा ले, तो बिल्कुल से इसको टिक लगा लो भैया। निरंतरता का सिद्धांत जो है वो है मानव विकास का एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मानव को जीवन से मरण तक, ठीक है, ये जो एक जो सतत है, क्रमिक जो परिवर्तन है, ठीक है, जो कि क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि मानव आज पैदा हुआ है और कल से बड़ा हो गया, वो धीरे धीरे उसके जीवन से मृत्यु तक एक अवस्था आता है, ठीक है, उसका विकास जो है चलते रहता है, ठीक। आया समझ में, बिल्कुल से। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर 11वां नंबर की क्वेश्चन। 11वां नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास निर्भर करता है। तो मानव विकास किस पर निर्भर करेगा, चलो मैं बता दूं। यहाँ पर मानव विकास की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखो भैया मानव विकास सबसे पहले तो देखो यहाँ पर वृद्धि पर नहीं करेगा, मैंने बताया ये मात्रात्मक में आता है, गुणात्मक। ये देखो वही चीज़ बार बार आ रहे हैं जो कि मैं बाद में बता चुका हूँ, मतलब मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लास रहता है, जो एक बार उसको समझ गए ना तो वैसे हज़ारों क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बना लोगे, घुमा घुमा के आ रहे हैं तो भैया वो बन जाएगा, ठीक है। वातावरण पर, उसका विकास से वातावरण से लेना देना नहीं है। बुद्धि पर, अब देखो सर बुद्धि मतलब सर ये तो उसके गुण में, ये उसके गुण पर हो रहे हैं सर, कैसे करें सर, ठीक है। तो भैया मैं बता दूं, ये वातावरण और ये वृद्धि तो ये डी में दिया हुआ है ना, स्पष्ट देखो वातावरण तथा वृद्धि के मिलने पर, ऐसा नहीं कि वातावरण में उसका विकास होगा, ऐसा नहीं कि उसका वृद्धि है तो उसका विकास हो जाएगा भैया, दोनों चीज यदि होते हैं तब तो विकास होगा ना, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल से। और वृद्धि पर तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो मात्रात्मक है, ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल से। चलिए 12वां नंबर की हम लोग क्वेश्चन देखें, तो 12वां नंबर की क्वेश्चन देखो, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं होगा, कार्य को शीघ्रता से करना, बहुत अच्छी बात है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार को दिखाना, सफलता अनुभव की चाह, ये सब है। लेकिन ये जो डेटिंग, जो ये डेटिंग की बात आ रही है, ये डेटिंग मतलब समझते हो ना, बिल्कुल समझ जाते हो आप। तो डेटिंग करना ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं है भैया, ठीक है। डेटिंग करना या तो फिर मैं सीधा सीधा बोल दूं गेमिंग करना, ये सब इसमें नहीं आएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम से ज़्यादा इस पर टेंशन ही नहीं लेना है,
चुपचाप आप लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, सीधा सीधा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हाई लेवल पर तैयारी किए रहते हैं और न्यूनतम लेवल पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए ये ज़रूरी भी है एक प्रकार से। उसके बाद देखो डेटिंग किस अवस्था की विशेषता है, तो सेम प्रोसेस वही हो रहा है फिर से। डेटिंग अवस्था मतलब किशोरावस्था, कुछ भी नया नया कार्य आ रहा है भैया समझ जाओ वो जो है 12 से 18 वर्ष डेटिंग। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 12 से 18 सर मैं तो 19 साल में कर रहा हूँ या तो मैं 21 साल में कर रहा हूँ। बहुत जने वीडियो देख रहे हैं जो क्लासेस में जुड़े हुए हैं, उनका भी डेटिंग चल रहा होगा। अब वो बोलेंगे कि नहीं सर मेरा तो 22 साल है सर और मैं अभी डेटिंग कर रहा हूँ। तो भैया ये 22 साल भी आपका किशोरावस्था में आ जाएगा, दिक्कत नहीं लेना का, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल से एकदम फालतू क्वेश्चन है जो कि कभी कभी पूछा गया है, ये सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे फालतू क्वेश्चन हम यहाँ पर ले नहीं रहे, फालतू मतलब कि मैं वो वाला फालतू बोल रहा हूँ जो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप बना सकते हो, समझ के ऊपर है आपका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इस बात को ध्यान रखना। मैं फालतू बोल दिया हूँ मतलब ये क्वेश्चन फालतू नहीं है, ठीक है। ऐसी है, नॉर्मली है, जिसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ये वाला फालतू है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं 14 नंबर की क्वेश्चन। तो 14 नंबर में यहाँ पर देखो प्राथमिक शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है। प्राथमिक शिक्षक की मैं यदि बात करूँ तो क्लास 1 से 5, अभी क्लास 1 से जो 5 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यकता है, इस पर आप पहले ध्यान दो। तो बिल्कुल से सर उनके लिए सर वो तो पहली बात तो कुछ समझते नहीं है सर। अब समझते नहीं है तो उनको समझाने में उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, बहुत बार में समझेंगे वो। अब बहुत बार यदि समझा रहे हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस, ठीक है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और आपके अंदर में दृढ़ता होना चाहिए। और दृढ़ता का क्या अर्थ होता है सर, तो मैं बता दूं, ये जो है आपका दृढ़ता, ठीक है। दृढ़ता मतलब कि आपका जो है लगातार, ठीक है, लगातार उस पर प्रयास करना, लगातार। तो जैसे धैर्य भी बनाना है आपको, लगातार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको उसको अनार क्या सिखो रहे हैं, ए फॉर एप्पल सिखो रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये सीख ही नहीं रहे हैं उस पर छोड़ दो, तो नहीं भैया। आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है और जो है दृढ़ता, ये दोनों चीज़ यदि हो गया तो बच्चे को सीखने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये जो है बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, यही आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम करता है ना, धैर्य और दृढ़ता। आपको धैर्य बनाना है और लगातार प्रयास करते रहना है, आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है मानव विकास समानता। तो मानव विकास की हम यदि बात करें, ठीक है, तो देखो मानव विकास समानता विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट और मतलब कि सर आपको बोलना चाहते हैं कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। अब देखो इसका मैं सीधा साधा एक उदाहरण दूं, तो उदाहरण से आप समझना कैसे सर, उदाहरण से कैसे समझे। तो समानता मतलब कि सामान्य, पहले बच्चे जन्म लिए, कोई शिशु जन्म लिए तो क्या करते हैं, नॉर्मल सब पैर और हाथ को क्या करते हैं, हिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ विशिष्ट करना है, वो सामान्य है, सामान्य के बाद फिर विशिष्ट करना है, तो विशिष्ट के लिए क्या करते हैं, किसी को पकड़ते हैं और पकड़ के फिर चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये हुआ ना विशिष्ट। तो आपका जो है मानव का विकास जो होता है वो सामान्यता से विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं कि भैया सीधा कोई हवा में उड़ने लगे या सीधा कोई चलने लगे, ऐसा नहीं है ना, उसका सामान्य से विशिष्ट तक होता है। ये जो है बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। चलो 16 नंबर की हम क्वेश्चन की बात करें, तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, बच्चा पर्यावरण में सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो बच्चा जो है पर्यावरण में, ठीक है, तो ये जो है बाल्यावस्था, कौन सा अवस्था, बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था में सबसे पहले पर्यावरण से प्रभावित होने लगते हैं और इसका प्रभाव सबसे पहले तो आपको हाँ ठीक है, शैशवावस्था जो होता है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो वो अपने वातावरण को महसूस करने लगता है और फिर ये बाल्य अवस्था में उसका सीखना होता है। जैसे कि आपको पता है आप छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ी बोलना आपको आ जाएगा, आप मध्य प्रदेश से हो तो आपको मध्य प्रदेश का बोली, ठीक है, आप जैसे कि आप बंगाल से हो तो फिर आपको बंगाली आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बाल्यावस्था में होता है, ए फॉर एनिमल। चलो उसके बाद देखते हैं 17 नंबर की क्वेश्चन।
अब ये बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हो। तो मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ भैया, और आपको यहाँ पर 100% मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर बातें तो होंगे, लेकिन बात आपके सीधा मस्तिष्क में जाएगा और आप उसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल से ऐसा कमेंट मत करना कि सर आप बात ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। मेन बात है हमको आपको जो है हमको आपको समझाना। ठीक है, चलिए, बैठने की स्वतंत्रता पर अभिभावकों की असहमति में सर्वोत्तम उपाय क्या है? बैठक। ठीक है, तो शिक्षक पर विश्वास कर चर्चा करना, शिक्षक पर विश्वास कर चर्चा करना। अब इस पर देखो होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होंगे, क्योंकि यह सीधे समस्या का हल हो जाएगा। शिक्षक पर विश्वास करके आप चर्चा करोगे तो वो सीधा समस्या का हल हो जाएगा, और जो है शिक्षक, ठीक है, और शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति का समझाने का यहाँ पर मौका मिलेगा कि ऐसा ऐसा है करके। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फिर से 18 नंबर की क्वेश्चन। अब ये 18 नंबर की क्वेश्चन में देखो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत की जो है प्रतिपादक तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका डी फॉर देवदास इज राइट आंसर। ठीक है, ये जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है दूसरों को देखकर नकल करना। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, कोई दूसरे को देखता है और दूसरे को देखकर नकल करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को देखकर नकल करते हैं भाई। ठीक है, चलो उसके बाद 19 नंबर की क्वेश्चन देखें तो 19 नंबर की क्वेश्चन ही यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत के जो है प्रतिपादक। पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है सर? सबसे पहले बताओ तो मैं बता दूं यहाँ पर, दोबारा उसी को बोलना। जैसे कि कोई बोल रहे हैं बच्चे लोग, नकल उतारना, नकल उतारना। तो नकल उतारना सबसे ज़्यादा कौन नकल उतारते हैं? बच्चे। अब इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये नकल उतारने का जो है मानव विकास के संबंध में, ठीक है, मानव विकास के संबंध में नकल उतारने का जो इन्होंने बताया वो जो है डोलाई, ठीक है, किसने? डोलार्ड, डोलाई भी बोल सकते, डोलार्ड एवं मिलर। तो डोलार्ड एवं मिलर ने इस सिद्धांत को दिया कि बच्चे जो है क्या करते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? नकल उतारते हैं किसी भी बात का। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं वातावरण को ही महत्व देने वाला सिद्धांत। वातावरण को ही, तो सामाजिक अधिनियम सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिनियम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बाल विकास में मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण पर महत्व इसमें केंद्रित किया गया है। तो इसीलिए ये जो है वातावरण को महत्व देने वाला सिद्धांत कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से सामाजिक वातावरण को ही इसमें महत्व दिया गया है, ये सामाजिक अधिनियम सिद्धांत जो है उसमें। तो ये सब आपको छोटी छोटी चीज़ जो है याद रखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन, पूरा हाथ उंगली समन्वय संबंधित सिद्धांत। अब देखो मैं बताऊं यहाँ पर, तो ये कहने का अर्थ क्या है भैया? पूरा हाथ फिर उंगली ऐसा करके डायग्राम कुछ बना दिया गया है, बहुत अच्छा बनाया हुआ। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाते हैं। पहले हाथ को हिलाए, ठीक, पहले उंगली को हिलाए, फिर पूरे हाथ को हिलाए, फिर पूरा शरीर को हिलाता है। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एकीकरण। तो ये जो सिद्धांत है वो जुड़ता है सीधा एकीकरण से। तो इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा? बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा एकीकरण। ठीक है, समझ में आया? एकीकरण सिद्धांत है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है। ठीक है, ये व्यापम की तरफ से मिसप्रिंट हुआ है कि हमारे एडिटर महोदय से। अच्छा, एडिटर से मेरे को याद आया कि नया जो है टीचर, ठीक है, सीजी टेट की और शिक्षक भर्ती के लिए नया टीचर रिज्यूम आया है बहुत सारा। हम लोग देखते हैं जितना भी जल्दी हो जाए। ठीक है, हाँ फ्री रहेगा क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेड सर नया टीचर आ रहे हैं तो सर पेड में पढ़ाएंगे तो नहीं भैया, पेड में नहीं पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। ठीक है, जो भी है हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरा, ठीक है, सभी जगह फ्री शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा और बेहतर शिक्षा मिले। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। विकास प्रारंभ होता है तो विकास 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ऐसा नहीं होगा।
विकास का अर्थ मैं बता दिया हूँ। विकास जो है आपके, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक, गर्भावस्था में जब होते हैं, आप माँ के गर्भ में होते हैं, तब से आपका विकास, आप बनना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी जो है, ठीक है, आपका मानसिक विकास, आपका शारीरिक विकास, ये सब जो है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 23 नंबर की यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो विकास कभी नहीं रुकता संबंधित कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? विकास कभी नहीं रुकता। तो 23 नंबर की हम क्वेश्चन देखें तो विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, अर्थात मतलब बोल सकते हैं इसको अखंड। अखंड मतलब निरंतर चलते रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत इस पर लागू होगा भैया, क्योंकि विकास तो कभी नहीं रुकता, मतलब निरंतर चलना है, अखंड चलना है, ठीक है। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक सतत और निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो कि जीवन में हर चरण में, ठीक है, हर चरण में ही आता रहते हैं, जाता रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए फॉर एनिमल उसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के क्वेश्चन में देखूं तो 10 छात्रों पर 3 माह विकास अध्ययन में, चलो भैया 10 छात्र हैं, अब 10 छात्र के 3 माह विकास, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही समझते हैं। अध्ययन में तो 10 छात्र हैं, अब उसको 3 माह का अध्ययन कराते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लासेस हैं वो कितना देख रहे हैं, लाखों छात्र देख रहे हैं। अब ये लाखों छात्रों में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिसको मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझ में नहीं आता। खैर बहुत सारे को आते हैं और कुछ को समझ नहीं आता, मतलब सभी में जो होंगे वो भिन्न भिन्न दिशाएं होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल से होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, सबकी समझ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो इसीलिए सभी में भिन्न भिन्न दिशाएं होंगे। अब क्यों भिन्न भिन्न दिशाएं होंगे? क्योंकि भैया सभी छात्रों में अलग अलग गति और तरीका में विकास हो सकता है, ठीक। क्यों हो सकता है सर? तो क्योंकि ये जो छात्र हैं वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय मतलब सर क्या होता है ये बताइए? तो अद्वितीय मतलब मैं बता दूं अनोखा छात्र होते हैं। अनोखा मतलब अनेक छात्र हैं, ठीक है। और विकास की दर और दिशाएं तो कई कारकों पर निर्भर करता है ना भैया, कि उसकी समझ क्या है, वो कितना हमारे बातों को सुनता है, वो कितने हम बोलते हैं उसको करते हैं, ठीक है। उसकी समझ पर ही जो है ये क्या है, उसका अध्ययन होगा। तो बिल्कुल से सभी में भिन्न भिन्न अध्ययन होंगे। जब मैं खुद देखा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो, ठीक है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, और बहुत जने का कमेंट आता है कि सर यही टॉपिक बहुत बेस्ट समझ में आया। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, उस कारण पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 25 नंबर की क्वेश्चन। अच्छा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है, ठीक है। बाल विकास में शैक्षिक, ठीक। अब इसका अर्थ क्या हो गया सर? ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ मैं बता दूं तो ये होता है संभावित परिणाम, प्रभाव या संकेत करना, ठीक है। बाल विकास में शैक्षिक संभावित जो है परिणाम से संबंधित नहीं है। तो देखो विद्यालय व समुदाय से जोड़ना, बिल्कुल से ये अच्छा काम है। प्रातः सभा में संबोधन, विद्यालय बाग में देखभाल, पिछड़े क्षेत्रों के सेवा न करना, ये बिल्कुल गलत बात है भैया। तो ऐसा क्वेश्चन आएंगे, कुछ गलत चीज़ रहता है उसको बिल्कुल से टिक लगा के आपको आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। घर में कम, विद्यालय में अधिक बोलने वाले बच्चे का संदर्भ। देखो व्यक्ति कब बोलता है सबसे ज़्यादा? जब उसके बात, जब वो जो बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं उसका क्या हो भैया, उसका वहाँ पर क्या हो जाए, उसके बात का मान्यता हो, उसके बात का कोई मान्यता हो, कोई रख रखाव हो, तभी वो बोलता है। तो मतलब वो विद्यालय में बोल रहे हैं, मतलब उसकी बात का मान्यता है विद्यालय में, उसके बात को सुना जा रहा है। और जबकि घर में वो बोल रहे हैं तो उसकी बात को घर में नहीं सुने जा रहे हैं। तो बिल्कुल से इसीलिए वो क्या है, वहाँ पर बात नहीं करता। तो विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता मिलती है, लेकिन घर में उसके बातों का मान्यता नहीं मिलता भैया, इसीलिए वो नहीं बोलता, ठीक है। इसीलिए वो नहीं बोलती या नहीं बोलता, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डी फॉर देवदास उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो डोलार्ड मिलन के अनुसार अधिनियम के अवयव कितने हैं? 4 हैं, ये याद रखना। कौन कौन से होंगे सर बताइए? बिल्कुल से तो सबसे पहला मैं बता दूं ड्राइव, सबसे पहला क्या है? ड्राइव है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर संकेत, और तीसरा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से प्रतिक्रिया, ठीक है। और चौथा कौन सा हो जाएगा? ये लास्ट और अंतिम। चौथा हो जाएगा आपका जो है सुदृढ़ीकरण, ये हो जाएंगे आपका राइट चार्ट हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 28 नंबर की क्वेश्चन देखिए, विकास की दिशा। तो विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित और अनिश्चित होता है। कैसे में निश्चित और अनिश्चित बोल दिए सर आप? देखो कब और किसका कैसे विकास होगा, ये कभी कभी निश्चित भी होता है, कभी कभी निश्चित नहीं होता। मनोवैज्ञानिक द्वारा बताया गया है कि एक बच्चा 6 साल में
पहली क्लास पढ़ने के लायक होता है। लेकिन कई बच्चे जो है क्या होते हैं, 8 साल में भी पहली क्लास पढ़ने के लायक नहीं होते। अब समझ में आया? उदाहरण स्पष्ट है। मतलब हर व्यक्ति का एक निश्चित और अनिश्चित दोनों ही विकास हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर 6 साल में बच्चे क्या होते हैं, पहली पढ़ते हैं, वो कैचिंग पावर अच्छे रहते हैं। और कई जने तो 8 साल 10 साल में पहली पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका कैचिंग पावर ठीक नहीं रहता। तो इस प्रकार से अनिश्चित और निश्चित। 29 नंबर की क्वेश्चन हम लोग देखें, रजनी की लंबाई 6 इंच बढ़ता है, बढ़ती है। रजनी कौन है, लड़का है लड़की है, दोनों भी हो सकते हैं भैया, यहाँ पर तो कोई संकेत नहीं है। रजनी की लंबाई 6 इंच बढ़ना क्या हो सकता है? तो विकास तो नहीं होगा, ठीक है, अधिक कार्य करने पर परिणाम नहीं होगा, पढ़ाई में कमजोरी नहीं होगा, उसमें वृद्धि हो रहा है। क्योंकि बढ़ना क्या है, मात्रात्मक है, ठीक है, और विकास क्या है, गुणात्मक है। तो बिल्कुल से बी फॉर बाहुबली, महेशमती सम्राट। चलो 30 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करो, नहीं तो बाद में पछताओगे भैया। फ्री क्लासेस और पूरा सिलेबस को यहीं पर कंप्लीट कराना कोई यूट्यूब चैनल की बस की बात नहीं है छत्तीसगढ़ में, मैं बता दूं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, एक पूरा प्ले लिस्ट लाना। बाकी लोग तो क्या करें, परचेस बेचेंगे भैया अपना ऐप बनवा के, ठीक है, लेकिन हमारा जो है यूट्यूब चैनल आपको फ्री में देगा वही कंटेंट। सेम आपका भी सिलेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहीं से हम बेच लेके पैसा दे के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा भैया। बहुत जने का फ्री में हो रहा है, फ्री पढ़ रहे हैं फिर भी हो रहे हैं। चलो, विकास के संबंध में असत्य है। तो विकास के संबंध में असत्य की मैं बात करूं तो क्या असत्य हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, विकास निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल से। विकास वंशाक्रम और वातावरण में होता है। विकास की गति में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहाँ पर देखो, विकास सामान्यतः विशेष और होता है। तो भैया इसमें मैं बात करूं तो ये सही है, ये सही है, ये राइट आपका गलत हो जाएगा। विकास की गति में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको क्या है, चेक करना है भैया। तो शुद्ध वाक्य चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए में दिया हुआ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो देखो ये जो है आपका कैसे में सर, ये तो शुद्ध है सर, एकदम फिक्स हो गया। तो भैया ये शुद्ध नहीं है। कैसे में शुद्ध नहीं है सर जी? क्योंकि देखो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये इसका शुद्ध वाक्य नहीं रहेगा। इसका शुद्ध वाक्य रहेगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इसमें कौन सा गड़बड़ है, अनेक, तो ये हो जाएगा अनेक नाम है, अनेक नाम है, ठीक है भैया। उसके बाद बी देखो, मैं गाने की कसरत करता हूँ। भैया गाने का कसरत कौन करता है, चलो बताओ है। गाने का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो कसरत क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभ्यास हो जाएगा। तो बिल्कुल से क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर हो गया सर। उसके बाद चलिए देखते हैं सी, जो सी ऑप्शन है उसमें, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। देखो इस वर्ष आपकी आयु 40 वर्ष की है, तो इसमें क्या रहेगा, इस वर्ष आपके आयु जो है 40 वर्ष है रहेगा, 40 वर्ष की है नहीं रहेगा, 40 वर्ष है। एक की जो है क्या हो जाएगा भैया, गायब हो जाएगा। चलो इसको गायब कर दें, तब ये शुद्ध बना। तो ये जो तीनों हैं वो क्या है, आपको पता चल गया, अशुद्ध वाक्य, ठीक है। ये तीनों क्या है, अशुद्ध है। अब शुद्ध की बात करें हम लोग, पांचवा, तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। इसका डी फॉर देवदास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम 32 नंबर की क्वेश्चन, अब 32 नंबर की क्वेश्चन में देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्व अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर मतलब कि बोला गया है कि पहली से 5वीं कक्षा, ठीक है, पहली से 5वीं कक्षा में यदि आपको भाषा सीखना है, ठीक है, या हम जब छोटे रहते हैं, ठीक है, मतलब 6 से 10 साल में किसी को भाषा सीखना है, सबसे प्रारंभिक स्टेज है, सबसे पहला स्टेज में आपको भाषा सीखना है, तो भाषा से संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ये हो जाएगा भैया आपका जो है कौन सा, बाल साहित्य। ये सर बाल साहित्य क्या होता है सर, यही समझ में नहीं आ रहा। तो देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य, जिसको हम लोग चित्र और कहानी के मदद से क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। चित्र और कहानी क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, इसमें रहेगा चित्र और कहानी। बाल साहित्य क्या है, चित्र और कहानी सर जी, बिल्कुल से ये राइट आंसर हो जाएगा आपका भैया, ठीक है। बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य। चलो बी फॉर बाहुबली इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है।
ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद उपसर्ग युक्त शब्द है, ठीक है। उपसर्ग युक्त शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो देखते हैं उसको। उपसर्ग युक्त मतलब उपसर्ग क्या होता है, देखिए। तो उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिक्षुक। तो भिक्षुक जो है, ठीक है, ये जो भिक्षुक जो है इसमें देखो इसको हम लोग वो करें, विच्छेद करें तो ये हो जाएगा भिक्षा, भिक्षा होगा, और ये क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये भिक्षा जो है ये उपसर्ग है सर, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। देखो भिक्षा उपसर्ग नहीं है, क्यों नहीं है सर जी, क्योंकि भिक्षा जो है मूल शब्द है। अब मूल शब्द क्या होता है, तो मूल शब्द जिसे छोटा अर्थ से और नहीं तोड़ा जा सकता। भिक्षा को और तोड़ सकते हो क्या, आप बताओ, तो नहीं तोड़ सकते सर, तो बिल्कुल से भिक्षा को और नहीं तोड़ सकते, तो ये मूल शब्द है, ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिधि। अब देखो परिधि, तो ये परी हो गया, ठीक है। अब परी जो है क्या है, ये उपसर्ग है, क्योंकि इसके मूल शब्द से और छोटा इसको हम लोग अर्थ को तोड़ सकते हैं। परी मतलब घूमना हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और इसका जो है धी, तो धी क्या हो जाता है भैया, यहाँ पर प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर हो गया सर जी। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। अब देखो मृग्या, तो मृग्या क्या है, एक पूर्ण शब्द है, ठीक है। मृग्या क्या हो जाएगा, पूर्ण शब्द हो जाएगा, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है भैया उसको पूर्ण शब्द कहते हैं, ठीक है। मृग्या। इच्छा, इच्छा क्या है, तो इच्छा जो है मूल शब्द है, ठीक है, जिसे छोटे शब्द में और नहीं तोड़ सकते हम। क्लियर हुआ, बिल्कुल से भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर की क्वेश्चन। अब 34 नंबर के क्वेश्चन में देखो, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। बहुभाषिकता मतलब कि क्या हो गया, सब समझो, ठीक है। तो बहुभाषिकता मतलब कि ये विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न नामों को साझा करता है। क्लियर हुआ, विभिन्न क्या करेगा, विभिन्न क्षेत्रीय और विभिन्न नामों को साझा करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, ये बहुभाषिकता नहीं हुआ भैया, बहुभाषिकता नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पृष्ठभूमि को साझा कर रहे हैं, लेकिन प्रेरित नहीं करना है ना, प्रेरित भी करना चाहिए वो, ठीक है। प्रेरित मतलब उत्साह, ठीक है। अब अच्छा लगने का महक को क्या कहते हैं, देखो ये क्वेश्चन मार्क टाइप से हो गया। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, ये भी क्वेश्चन है। चलो इसमें देखते हैं, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अब देखो भाषा, यहाँ पर आ रहे हैं भाषा, बहुभाषिकता, भाषा वाला जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर बहुभाषिकता लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा डी फॉर देवदास। चलो भैया उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतः बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करता है, तो कब प्रारंभ करेगा, ये जो है 6 से 7 माह का है। 6 से 7 माह में जो बालक होता है वो क्या करता है, ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना स्टार्ट कर देता है। आमतौर पर एक बच्चा 6 से 7 माह की उम्र में ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता था, ठीक है। इस उम्र में अधिकांश बच्चे आवाज की दिशा की ओर अपना क्या करते हैं भैया, सिर को मोड़ते हैं। क्या करते हैं, सिर को मोड़ना, जो सिर वगैरह मोड़ते हैं, इधर उधर हिलाते डुलाते, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्वनियों की मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम लोग शब्द कहेंगे। सी फॉर चंद्रमुखी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शब्द कहते हैं। अब अक्षर क्या है सर, ये हमें बताइए। तो अक्षर स्वयं ध्वनि वर्ण है, ठीक है। ये सार्थक नहीं है, ये स्वयं का है, किसी का सहयोगी नहीं है ना। अक्षर किसी का सहयोगी नहीं होता, ये स्वयं होता है। शब्द मतलब समझ गए, और अक्षर मतलब समझ गए। अक्षर जो है स्वयं से होगा एक अक्षर, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे कि अनार के आम के, ये सब अक्षर में आ जाएंगे, ठीक है भैया। उसके बाद देखो अर्थ, तो अर्थ मतलब कि शब्दों का मतलब, अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दों का मतलब, ठीक है। ये कोई सार्थक वर्ण समुदाय तो नहीं है। उसके बाद देखो वाच्य, तो वाच्य व्याकरण की क्रिया रूप में परिवर्तन, व्याकरण का क्रिया रूप में जो परिवर्तन हम लोग करते हैं ये क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है, व्याकरण का क्रिया रूप में परिवर्तन। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 34 नंबर की क्वेश्चन, निम्न स्वरों का जो है ह्रस्व स्वर बताइए। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको। तो ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता है, जिसे बोलने में कम समय, जैसे कि मैं सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल लिखूं। एग्जाम्पल किसको किसको बोलने में कम समय लगता है, तो ये आ जाएगा अ, ई हो जाएगा, ठीक है, ऊ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर री,
ऋषि के री, ठीक है। तो इसको बोलने में कम समय लगता है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर कहलाता है। अब देखो इसमें बोला गया है ह्रस्व स्वर है, तो आ तो इस अक्षर में नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये इतना दिख ही नहीं रहा है। देखो कहाँ दिख रहा है, आ जोड़, इसको टाइम लग रहा है ना भैया बोलने में। ओ ए, ये सब क्या है, टाइम लग रहा है इसको, ठीक है। लेकिन ये अ जो है, नॉर्मल जो अ जो है, ये क्या है, इसको टाइम नहीं लग रहा है, सीधा सीधा लग रहा है क्या, टाइम नहीं लग रहा है ना। तो बिल्कुल से ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। चलो 38 नंबर की हम लोग क्वेश्चन की बात करें। निम्न शब्दों में तत्समक शब्द है। तत्समक शब्द, अब तत्समक शब्द होता क्या है सर, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो संस्कृत से, ठीक है, सीधी हिंदी में आता है, सीधा संस्कृत से सीधा हिंदी में, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये संस्कृत है वत्स्य, ये क्या है, वत्स्य है। बाकी सब संस्कृत नहीं है भैया, ये खेत संस्कृत नहीं है, पिता संस्कृत नहीं है। अब इसमें हमें कंफ्यूज है सर, राय, तो राय भी कंफ्यूज, राय भी संस्कृत नहीं है। मतलब तत्समक शब्द होने से उसे क्या है, पहले संस्कृत होना चाहिए, और संस्कृत से फिर क्या आएगा, वो हिंदी में आएगा। तो आपको थोड़ा सा अपना यहाँ पर कॉमन सेंस काम करना है। तो वत्स्य का मतलब क्या हो जाता है, बछड़ा, ठीक है, बछड़ा या बच्चा। खेत, खेत मतलब क्षेत्र। पिता, पिता मतलब क्या होता है भैया, पापा, समझ गए, सबके सब पापा बोलते हैं, जिसे फादर्स बोलते हैं आजकल। तो ये जिसको हम लोग बाग भी बोलते हैं, बाप, ठीक है। और राय, राय मतलब कि क्या होता है, रति या विचार। अपना राय दो ऐसा बोलते हैं ना, तो ये होता है विचार, ये क्या हो जाएगा, विचार, ठीक है। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से इसका राइट आंसर ए, ठीक है, ए फॉर एनिमल। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर 39 नंबर की क्वेश्चन। 39 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है, किस वाक्य में सही पद क्रम है। अब देखो पद क्रम हम लोग जाने तो हिंदी का सामान्यतः और सरल जो पद क्रम होता है वो क्या होता है, कर्ता, याद रखना आप लोग, ठीक है। कर्ता, ठीक है, कर्ता होगा, कर्ता प्लस हो जाता है यहाँ पर आपका कर्म, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका क्रिया, ठीक है भाई, क्रिया। ठीक, इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर जब हम लोग पढ़ाते हैं तब इधर लास्ट इधर का साइड दिखता है, लेकिन जब एडिटिंग में ये जाता है ना, तो इधर का साइड जो है थोड़ा सा वो हो जाता है। तो कर्ता, तो कर्ता सबसे पहले रहेगा, तो कर्ता, कर कौन रहा है, ठीक है, लड़का कर रहा है। तो बिल्कुल से हमें दो ऑप्शन तो गलत मिल गया। सबसे पहले बी, क्योंकि ये पुस्तक है, पढ़ता, पुस्तक मतलब क्या है, पुस्तक मतलब क्या है, ये बताओ जल्दी से कमेंट करो। पुस्तक मतलब कि है आपका कर्म है, ठीक है, पुस्तक कर्म है, ठीक, और क्रिया पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले लड़का क्या है, करता है, तो लड़का पहले में इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये गलत हमने किया। दूसरा में इसमें भी लड़का बीच में है, इसलिए हम लोगों ने इसको गलत किया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो है पहला, तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का क्या है भैया, यहाँ पर करता है, बिल्कुल सही जा रहा है ये। पुस्तक क्या है, कर्म है, कर्म क्या कर्म कर रहा है, और क्रिया क्या है, पढ़ना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये बिल्कुल से, तो इसीलिए आपका ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है आपका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम में नहीं जमा हुआ है भाई, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं 40 नंबर की क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य पहचानिए। संदेह मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे सबसे पहले। संदेहवाचक जिससे किसी कार्य की होना या न होने की संभावना क्या कहलाता है, संदेह कहलाता है, ठीक है। संदेह है भाई मुझ पर उस पर, मतलब पूरा विश्वास नहीं है, पूरा वो निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे देखो ए में क्या है, तुम खाओ, क्या बोला गया है, तुम खाओ, तो ये क्या है, आदेश है, ठीक है, आदेश दे रहे हैं सीधा, तुम खाओ, ठीक है। क्या तुम खा रहे हो, ये क्वेश्चनवाचक है, ठीक, प्रश्नवाचक। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पर उसने खा लिया होगा, तो बिल्कुल से ये जो है संदेहवाचक है, मतलब उसको पता नहीं है, वो संदेह में बोल रहा है कि उसने खा लिया होगा, ठीक है, ये है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गांव चला गया होगा, ठीक है, अपना कार्य कर लिया होगा, वो वहाँ होगा, तो ये सब संदेहवाचक में आता है, ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल से इजी है, सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो अनुस्वार युक्त शब्द है, अनुस्वार युक्त शब्द जिसमें बिंदु का उपयोग किया जाता है। बिंदु बोले तो सर उदाहरण हमें बताइए, जैसे कि गंगा, तो गंगा में बिंदु आ रहा है,
गंगा, तो गंगा में क्या आ रहा है, बिंदु आ रहा है, लिखा क्यों नहीं रहा है, ठीक है। गंगा, तो गंगा में क्या आ रहा है, बिंदु आ रहा है, ठीक है। वैसे ही आपका चंदन, ठीक, वैसे ही आपका जो है संगीत, ठीक, वैसे ही आपका जो है अंगूर, ये, और हम लोग रंगीन भी बोल सकते हैं, रंगीन, ये सब आ तो रहे ना, रंगीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो सब में बिंदु आ रहे हैं, ठीक है, सब में बिंदु आ रहे हैं, हम की मात्रा आ रहे हैं ना, तो ये हो गया। अब चलो इसमें हम लोग देखते हैं भैया ये बात कि हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में बिंदु वाला कहाँ है, कार्य गलत हो जाएगा अगर में बिंदु नहीं दिया है, अंगूर में दिया है महाशय, तो मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, सी फॉर कौन, प्यार है इज द राइट आंसर भैया। चलो उसके बाद देखते हैं 42 नंबर की क्वेश्चन। 42 नंबर की क्वेश्चन, निम्न में से बहुव्रीहि समाज युक्त शब्द नहीं है, ठीक है, बहुव्रीहि समाज युक्त शब्द नहीं है, ये बोला गया है। अब देखो बहुव्रीहि समाज होता क्या है, सबसे पहले तो बहुव्रीहि समाज मतलब कि जिसमें जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़कर कोई अन्य पद का हमें क्या हो, ठीक है, अन्य पद उससे अन्य अर्थ उसका निकले, ठीक है। जैसे मैं एक आध उदाहरण इस चीज में से हम लोग देखते हैं, जैसे फर्स्ट ए, तो ए का है यहाँ पर चतुरन, ठीक है, चतुरन मतलब कि ये हो जाएगा आपका चार आनन, क्या होगा, चार आनन, चार हैं आनन, ऐसे लिख सकते हैं, चार हैं आनन, तो चार हैं आनन। अब इस चार हैं आनन का अर्थ होता है, आनन का अर्थ होता है मुख, तो चार मुख वाले, जैसे कि आपके गणेश जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद और द्वितीय पद को छोड़ के कोई तीसरा का क्या हो रहा है, हमें बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समाज। तो ये तो बहुव्रीहि समाज है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो चौलड़ी, तो चौलड़ी का अर्थ होता है चार जो है, ठीक है, चार लड़ियों वाला, तो चार लड़ियों वाला इसको हम लोग बोलते हैं आभूषण, क्या बोलेंगे भैया, आभूषण, गहना, ये हो गया क्लियर, ठीक है, आभूषण या गहना, तो इसमें भी ये बहुव्रीहि समाज है। उसके बाद देखो सटरस, तो ये देखो सटरस, सटरस मतलब कि छह रस का समूह। अब देखो छह रस का समूह, इसमें कोई तृतीय नहीं निकलेगा ना, कोई अन्य जो है क्या बोल सकते हैं, तृतीय पद का यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बोध नहीं हो रहा है। छह रसों का समूह, छह रसों का समूह, तो छह रसों का समूह मतलब इसमें पहला पद संज्ञावाचक है, तो पहला पद जिसका संज्ञावाचक रहता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समाज। तो ये द्विगु समाज का जो है उदाहरण है, ये जो है आपका बहुव्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है। और सतखंडा, सतखंडा मतलब सात खंडों वाला या इमारत या तो भवन, ठीक है, ये हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समाज, ये भी बहुव्रीहि समाज, ये बहुव्रीहि समाज, और ये जो है आपका द्विगु समाज। चलो भैया उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, एक जाति के सभी प्राणियों या वस्तु का बोध होता है, जैसे कि पुस्तक, तो पुस्तक में किसी विशेष पुस्तक का बोध नहीं हो रहा है, पुस्तक मतलब जितने भी पुस्तक हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका नदी, तो किसी विशेष प्रकार की नदी नहीं, उसमें सभी नदी आ जाएंगे, फूल में सभी फूल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका शिक्षक है, तो शिक्षक मतलब जो पढ़ाते हैं सभी शिक्षक, इसमें कौन कौन सा शिक्षक है ये नहीं, पूरा सब शिक्षक। जैसे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी जितने भी पढ़ते हैं उन सभी को विद्यार्थी, जैसे 9 का विद्यार्थी, 10 का विद्यार्थी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। अब देखो जातिवाचक संज्ञा, तो बुढ़ापा तो नहीं होगा भैया, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, इसमें अवस्था को प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद जैसे लोहा की बात करें, तो लोहा क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें पदार्थ को दर्शाया जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद जैसे कि पहाड़, तो पहाड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्यों जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखो इसमें सभी पहाड़ जितने भी हैं, जैसे आपका गोवर्धन पहाड़ हो गया, जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं उन सब इसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, मतलब पहाड़ के समूह में सभी आ जाएंगे, ठीक है भैया। उसके बाद देखो दल, तो दल क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है समूहवाचक संज्ञा, किसमें आएगा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है मेरे भाई, समूहवाचक संज्ञा जिसमें जो है सेना या टीम का वो क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। सेम हो गया, टीम हो गया, टोली हो गया, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं बनाते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद 44 नंबर की हम क्वेश्चन देखें, तो ठीक है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई, ठीक है। मतलब कि उतर गया लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति बेशर्म हो गया है उसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होता,
ठीक है, मतलब जो बेशर्म हो गया उसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं रहेगा, तो इसमें चलो ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है, तो सम्मान न नष्ट हो जाने के बाद फिर कोई चिंता नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एनिमल हो जाएगा। ठीक है, मतलब सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसी की चिंता, किसकी चिंता, ये ठीक है। आकार में रोटी न बनना, नीचे गिर जाना, नीच कर्म करना, ये सब गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एनिमल। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद 45 नंबर की क्वेश्चन। 45 नंबर की क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा का विकास का सही क्रम। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो चलो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है भैया, पहले नंबर पे आता है आपका संस्कृत। तो जिसका पहले में संस्कृत है उसी को राइट करो, बाकी सब गलत। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखो बच गया, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो इसको थोड़ा समझते हैं। संस्कृत, तो संस्कृत मतलब कि भाषा का जो है प्राचीनतम रूप, जो सबसे पहले आया प्राचीन में। उसके बाद आया आपका पाली। ठीक है, तो पाली जो है संस्कृत के बाद आया, जिसे बुद्ध के समय की भाषा। पाली क्या है, बुद्ध के समय में बोले जाने वाला भाषा है। प्राकृत क्या है, तो प्राकृत जो है पाली के बाद आया होगा भाई, निश्चित ही। ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों को विकसित हुआ यही। उसके बाद अब जो है अपभ्रंश, तो अपभ्रंश जो है ये कब आया, तो ये प्राकृत के बाद आया है। ठीक है, जो कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में विकास करने का इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसके बाद देखो व्हाट, ठीक है, तो ये हो गया अपभ्रंश के बाद ये आया। उसके बाद अभी जो है वर्तमान में चल रहा है हमारा हिंदी, पुरानी हिंदी। ठीक है, तो इसका क्रम जो है ए फॉर एनिमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो देखो इस वाक्य में कोई सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि एक निश्चित हो। ठीक है, एक निश्चित हो। तो चलो इसमें देखते हैं रोटी मत खाओ। तो रोटी मत खाओ मतलब इस वाक्य में कोई सर्वनाम नहीं है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, निषेधात्मक आज्ञा हो रहा है। आज्ञा दिया जा रहा है कि भैया तुम रोटी मत खाओ। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल सर जी समझ में आ गया। तुम क्या खा रहे हो, ये क्या हो रहा है, तुम क्या खा रहे हो। तो तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और क्या क्या है, प्रश्नवाचक है। तुम क्या है, पुरुषवाचक, और क्या क्या हो जाएगा, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद वह जो न करे सो थोड़ा। अब यहाँ पर देखो यही जो है खेल है भैया, यही मेन खेल है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है। वह जो न करे, स्पष्ट बता दिया जा रहा है वह है और वो नहीं करे। ठीक है, सो थोड़ा स्पष्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसने कुछ नहीं खाया, तो उसने कुछ नहीं खाया में देखो उसने पुरुषवाचक है, कुछ मतलब अनिश्चितवाचक। चलो नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर की क्वेश्चन। यहाँ पर देखो निशाचर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो निशाचर को क्या क्या बोलते हैं हम, निशाचर मतलब क्या होता है ये बताओ। ठीक है भैया, 47 नंबर का क्वेश्चन, निशाचर मतलब कि जो रात में घूमने वाला राक्षस। ठीक है, रात में घूमने वाला राक्षस बोल सकते हैं, या कोई पशु पक्षी बोल सकते हैं, रात में जो घूमता है। तो चलो इसको हम लोग देखिए अनेकार्थी शब्द, तो इसमें हो जाएगा उल्लू हो जाएगा, सांप हो जाएगा, और चोर भी हो जाएगा। ठीक है, उल्लू, सांप और चोर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया उल्लू, उल्लू तो उल्लू बोला गया है, तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा निशाचर का अनेकार्थी शब्द में उल्लू। अब रजनी क्या होगा, तो रजनी मतलब कि इसका होता है रात। इसका अर्थ क्या होता है, रात होता है। सेवार का सैवाल होता है। ठीक है, और मेढक तो आप लोग जानते ही हो भैया, कोई बताने वाला दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद 48 नंबर की क्वेश्चन देखें। जो कम बोलता है उसे एक शब्द में कहते हैं, जो कम बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, चलो बताओ। ठीक है, तो जो कम बोलते हैं उसे एक शब्द में कहते हैं मितभाषी। क्या बोलेंगे, मितभाषी, या तो उसको बोला जाता है अल्पभाषी। क्या बोला जाएगा, अल्पभाषी। अब देखो अल्पभाषी यहाँ पर हो गया। ठीक, अल्पभाषी, मितभाषी या तो अल्पभाषी। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट सवाल कि सर मृदुभाषी बोल रहे हो कि मितभाषी। तो मृदुभाषी अलग है और मितभाषी अलग है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। मृदुभाषी क्या होता है मेरे भाई, मृदुभाषी मतलब कि ये हो जाएगा आपका मधुर बोलने वाला। ठीक है, मधुर बोलने वाला। ठीक है, वाचाल, तो वाचाल का क्या है, वाचाल मतलब कि बहुत बोलता है जिसे, और वक्ता मतलब कि बोलने वाला, जैसे कि आपका वक्ता। ठीक है, कुछ सुना रहा है, कुछ बोल रहा है। चलो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया चिरंतन शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, चिरंतन शब्द जो कभी समाप्त न हो। ठीक है, अब विलोम शब्द इसका देखा जाए तो जो समाप्त हो जाता है क्षण भर में, तो इसका हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर, जो कि आपका सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर। चलो भैया इसके बाद देखते हैं हम लोग 50 नंबर की क्वेश्चन।
इसमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो इसमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम हो जाएगा प्रभावी तरीका है? तो ये जो हो जाएगा आपका श्रुति लेख। क्या हो जाएगा? श्रुति लेख। तो श्रुति लेख क्यों होगा? क्योंकि भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका जो इसको हम मान सकते हैं इमला। क्या होगा? इमला। इमला बोलते हैं तो उसमें पता चल जाता है आपका भाषा कैसा है, जिसको हम लोग श्रुत लेख भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद 51 नंबर की क्वेश्चन। अब 51 नंबर की क्वेश्चन देखो यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो, बेफिक्र के लिए निम्न में से कौन सा मुहावरा का प्रयोग किया जाता है? बेफिक्र मतलब कि बिना चिंता, बिना चिंता, कोई टेंशन नहीं है उसको, के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? घोड़े बेचकर सोना। अक्सर बोला जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे हैं, मतलब कि उसको कोई टेंशन नहीं है भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 52 नंबर की क्वेश्चन। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समाज नहीं है। अब चलो, द्विगु समाज नहीं है तो यहाँ पर देखो पंचवटी। ठीक है, पंचवटी 5 पेड़ों का समूह। ठीक है, 5 पेड़ों का समूह मतलब कि इसमें देखो प्रथम, जो प्रथम संख्या है वो क्या है? संख्यावाचक है कि नहीं है? तो बिल्कुल से संख्यावाचक है, तो ये हो जाएगा द्विगु समाज। उसके बाद देखो पसेरी। ठीक है, पसेरी मतलब कि 5 शेर, तो ये भी संख्यावाचक है। ठीक है, त्रिभुवन 3 लोकों का समूह। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद देखो चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, तो विष्णु हो जाएगा। ठीक है, विष्णु जी हो जाएंगे, गणेश जी हो जाएंगे, जो कि बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। मतलब बहुब्रीहि समाज क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है इसी क्लास में। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा टेंशन नहीं देगा। चलो 53 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किसका अर्थ है? तो किस खेत की मूली। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग, जिसको नगण्य होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, शक्तिहीन होता है, अधिकारहीन होता है, इसको बोला जाता है। तो ढूंढी, ये तीनों में किसी में स्वादिष्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिकारहीन जो कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। लंबी वस्तु ये भी नहीं होगा, सब्जी ये भी नहीं होगा भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। यहाँ पर आता है 54 नंबर की क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रथम चरण। तो भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? सुनना, जिसको हम लोग बोलते हैं कौशल, श्रवण कौशल, श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भाषा सीखने का प्रथम चरण होता है। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 55 नंबर की क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में कितने लिंग होते हैं? तो हम जो जानते हैं हिंदी व्याकरण में मुख्यतः बोले तो पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मुख्यतः मैं बोल रहा हूँ पहला हो जाएगा पुल्लिंग, और व्यापम द्वारा जो लिया जाता है स्त्रीलिंग। और देखो ये 4 प्रकार के भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रांसजेंडर जिसमें आ जाता है। ठीक है, और नेटिव जेंडर जो बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं 4 प्रकार के, तो वैसे बहुत लोग इसमें भी बोल रहे हैं 4 प्रकार के करके, लेकिन व्यापम जो सीजी व्यापम जो आंसर लेता है वो हमेशा 2 ही लेता है। ठीक है, चलो उसके बाद 56 नंबर की क्वेश्चन हम लोग देखें। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली, कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 2, कहाँ राजा भोज मतलब कि एक राजा की तुलना एक तेली से किया जाता है। तेली मतलब कि गरीब, निर्धन। ठीक है, चिट्टा। ठीक, समझ में आया? बहुत लोग होंगे तो बोलेंगे सर ऐसा मत बोलो करके, लेकिन इस लोकोक्ति का कहानी मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें एक राजा की तुलना एक तेली से किया जाता है, जो छोटे गरीब परिवार से होता है। तो ये राजा है मान के चलो, और ये जो है एक गरीब परिवार है बेचारा। ठीक है, तो गरीब से इसका तुलना किया जाता है। तो तुलना करना, ठीक है, मतलब कि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो उच्च और साधारण की तुलना, उच्च और साधारण की तुलना करना। ठीक है, जैसे कि इसमें 2 व्यक्तियों में अधिक अंतर। ठीक, ये हो गया। चलो 57 नंबर की हम लोग क्वेश्चन देखें। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का के साथ उनका, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित होता है, उसे क्या बोलते हैं भैया? बहुत सबसे पढ़ते आ रहे हैं भैया, इसको कारक बोला जाता है। कारक जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों का, उनके संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है हमें पता चल जाता है। ठीक है, कि कौन सा है करके। चलो उसके बाद 58 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः है। तो भाषा विकास के सबसे पहले हाव भाव, आंगिक। ठीक है, तो आंगिक सबसे पहले रहेगा, तो ये तीनों जो है गलत हो गया। देखो आंगिक सबसे पहला आ गया, आंगिक किसी में दिख ही नहीं रहा है। आंगिक के बाद फिर आता है वाचिक, वाचिक मतलब कि ध्वनि बोली। फिर आता है लिखित, लिखना, और फिर यांत्रिक, यांत्रिक मतलब कि होता है प्रिंट करना, प्रेस करना, ये सब। ठीक है, पहले हम लोग सुनते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं भैया? ध्वनि, अच्छा पहले हाव भाव से समझते हैं, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका
ध्वनि को बोलना, फिर यहाँ पर लिखना और फिर उसको प्रिंट करना, ये है। उसके बाद देखिए 59 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। चलो ये देखिए, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ढ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती हैं, आप क्या करेंगे। देखो मैं क्या करूँगा, मैं उसे कहूँगा कि मैं वो जो ढ है, ठीक है, मैं एक टीचर, आप लोग यदि उसको नहीं बोल पाओगे तो मैं इसको आराम से ये ढ वाले शब्दों को अपने तरीके से मैं बोल के बताऊँगा, ठीक है। सहज व सरल तरीका से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इसको आप ऐसे बोल सकते हो करके। अब ऐसा ऑप्शन आपके दिया है कि नहीं दिया है, चलो देखते हैं। उसे ढ वाले शब्दों में सीडी सुनने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत है भैया, ठीक है। सीडी सुनने के लिए कैसेट सुनने के लिए बोल देंगे, बोल रहे हैं। बी हो जाएगा, उसे ढ वाले शब्दों के लिए सूची देंगे, ये भी गलत है। मैं अपने से बोल के बताऊंगा ना भैया, मैं उसको अपने से बोल के बताऊंगा, ठीक है। चलो, उसे ढ वाले शब्दों में अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, ये कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल है जो मैं बोला हूँ। तो स्वयं ढ वाले शब्दों को सहज भाव से, ये परफेक्ट वर्ड रहे, समक्ष प्रस्तुत करे व धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराए, तो ये इससे क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट ढ शब्द को बोल पाएगी। लड़की है ना, गरिमा बोला है लड़की है, ठीक है। चलो उसके बाद चलिए देखते हैं स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है नारी, क्या होता है, नारी होगा, ठीक है, महिला होगा, ठीक है, औरत होगा, अबला होगा, ठीक, क्लियर हुआ। और वनिता, क्या होगा, वनिता होगा, वनिता होता है, रमणी, रमणी होगा, और होगा कामनी और सुंदरी, ये सब होता है। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या, मैं बहुत कुछ जो है इसमें लिखा नहीं हूँ ना, जैसे कि आपका औरत नहीं लिखा हूँ, ठीक है, महिला नहीं लिखा हूँ, और फिर आपका कामनी नहीं लिखा हूँ, और सुंदरी नहीं लिखा हूँ। तो इसमें देखो गिरा, गिरा तो नहीं है भैया, हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं। वनिता, जी सर, वनिता सर यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मिल गया, मतलब कि बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, क्या हो जाएगा राइट आंसर वनिता। उसके बाद देखो वांगीसा, वांगीसा और कंचन, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब नहीं आ रहा है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल से भाई इस क्लासेस को सबसे ज़्यादा सबसे क्या करना है, शेयर करना है, जो सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं। बिना देरी किए हुए चलिए हम देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखो मैं बता रहा हूँ, सीजी टेट का अभी जो एग्जाम होगा, वो सीजी टेट के एग्जाम में 91 नंबर पर ही क्या रहेगा, आपका मैथमेटिक्स का जो है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे 91 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सर जी ये तो, ठीक है। उसी काम को व्यक्ति ए और दोनों मिलकर, ठीक है, किसी काम को व्यक्ति ए क्या करता है, 20 दिन में करता है, और उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए कितना रुपया दिया जाता है, मात्र 400 रुपया दिया जाता है, तो दोनों को बंटवारे में कितना कितना हिस्सा आएगा। चलिए भैया इसको समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए सर जी क्वेश्चन एकदम इजी है, कैसे में इजी है, तो व्यक्ति ए द्वारा उसको कितना दिन में किया जाता है, 20 दिन में, और दोनों मिलके करते हैं तो 15 दिन में। मतलब कहने का ये अर्थ है कि 5 दिन पहले वो काम हो जाता है, 20 दिन पहले हुआ, 15 दिन मतलब क्या हो गया, 5 दिन पहले हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि ए द्वारा किया गया कार्य समझना, ठीक है, ए द्वारा किया गया कार्य, तो 20 को हम चरचर के जोड़ा बनाएं, बिल्कुल से सर 20 को हम चरचर की जोड़ा बनाएं, चरचर की जोड़ा बना दे तो कितना आ जाएगा, 5 5 के जोड़ा बनाए तो 4 बार हम लिख सकते हैं। 20 को कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि उसमें से 5 दिन उसको घटा दे, क्यों 5 दिन घटा दे, क्योंकि वो 15 दिन में वो काम हो जाना है, तो 20 हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे सकते हैं, ए द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/4, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल से आ गया सर, 3/4 काम हो रहा है ए द्वारा, और बी द्वारा कितना काम हो रहा है, तो बी द्वारा जो काम हो रहा है वो हो जा रहा है 1/4, 1/4 बी द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो चलिए समझते हैं, ए द्वारा किया गया कार्य 3/4 है, तो उसको क्या कर दो, 400 से गुणा कर दो भैया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये जो है, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो 300 आएगा, तो ए द्वारा 300, ठीक है, और बी द्वारा तो 1/4 है बी द्वारा, तो इसको 400 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 रुपया ओनली। तो ए द्वारा 400 और बी द्वारा 100, ठीक है। अच्छा ए द्वारा 300, तो इसका ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद 92 नंबर की क्वेश्चन, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है।
तो देखो भैया, सीखना यानी रटना में बात करूं तो सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल का सूचक है। किसका हो जाएगा? बैंकिंग मॉडल। ठीक है, अब ये बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य हो जाएगा। बैंकिंग मॉडल मतलब होता क्या है सर, ये हमें समझाइए। तो बैंकिंग मॉडल मतलब क्या होता है पता है? इस मॉडल में शिक्षा छात्र के दिमाग में ज्ञान को जमा करता है। बैंकिंग, बैंक में हम लोग क्या करते हैं? तो सर बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं और जैसे हमें जरूरत पड़ता है तो हम पैसे को निकाल लेते हैं भैया। वही काम तो ये करता है, वही के हम सीखना यानी रटना करते हैं। शिक्षक पहले क्या करेंगे? छात्र के दिमाग में ज्ञान करेंगे, ज्ञान जमा करेंगे और फिर जब छात्र को जरूरत पड़ेगा तो ज्ञान को बाहर निकाल लेंगे। यही क्या कहलाता है? आपका बैंकिंग मॉडल कहलाता है। सीखना यानी रटना जो है बैंकिंग मॉडल का सूचक है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन, 93 नंबर की क्वेश्चन। रोहित को अनुभव होता है कि वह वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। ठीक है, वह चिंतन किस चरण में है? देखो, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर और आयत है। हम वर्ग बनाए तो वर्ग जब बनाते हैं तो समचतुर, जब इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं? रोहित जो है दो भागों में, रोहित एक वर्ग को विभिन्न गुण जैसे कि भुजा और कोण को देखता है तो वह पाता है कि वह समचतुर्भुज है। ठीक है, यदि भुजा और वो कोण को देखेगा तो समचतुर्भुज दिखेगा भैया। ठीक है, और जैसे ही वो क्या करता है फिर उसके बाद, यदि सभी भुजाएं बराबर हो जाता है तो आयत का गुण, ठीक है, सभी भुजाएं जो है बराबर समचतुर्भुज और आयत के गुणों से जिसके सभी कोण 90 अंश का हो। ठीक है, मतलब मैं बता दूं वो क्या करता है, वो एक वर्ग को वो अलग अलग भागों में वो क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। अलग अलग भागों में क्या कर रहा है सर जी? तोड़ रहा है। तो अब देखो भैया, ये अलग अलग जो भागों में तोड़ता है, तो अलग अलग भागों में तोड़ने का अर्थ मैं बता दूं, अलग अलग भागों में तोड़ने का अर्थ होता है यहाँ पर विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। तो विश्लेषण क्या हो जाएगा? विश्लेषण। तो ये हो जाएगा आपका विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो रोहित क्या कर रहा है? वर्ग को अलग अलग कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो है हो जाएगा ए फॉर एनिमल, राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 94 नंबर की क्वेश्चन। 94 नंबर का क्वेश्चन बोलता है प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो होते ही है। अब छोटे बच्चों को यानी कि प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो मैं बता दूं भैया, यहाँ पर देखो प्राथमिक स्तर में बोला गया है मतलब क्लास 1 से 5 तक। तो क्लास 1 से 5 तक आप कोई फार्मूला नहीं दोगे, ठीक है, कुछ नहीं दोगे। इसमें आप क्या करोगे? बच्चों को उदाहरण दोगे और बच्चे खुद समझ जाएंगे। जैसे कैसे उदाहरण दोगे? जैसे कोई अभाज्य संख्या दे दो, 2 3 5 7, ठीक है, ये दे दिए। अब उसमें से कोई बच्चे को बता दो कि 7 जो है इसका गुणनखंड हम करते हैं तो 7 गुणित 1 होता है, मतलब इसका गुणनखंड एक तो 7 है और एक 1 है। तो बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें दो गुणनखंड, एक तो क्या होता है वो स्वयं वाला संख्या होता है, मतलब खुद का एक गुणनखंड होता है, तो उसमें क्या हो जाएंगे वो समझ जाएंगे। तो बच्चे क्या है इसमें समझ जाएंगे कि वो खुद का एक संख्या होता है। और इसी समझाने को, इसी उदाहरण रूप में समझाने को, जिसमें शिक्षक द्वारा जो है उदाहरण दिया जाता है, फिर विद्यार्थी उसे सोचते हैं और नियम खुद से निकालते हैं, खुद समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ए फॉर एनिमल, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगन जो है आगनात्मक, ठीक है, आगनात्मक इसको बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग याद रखना, ये हो जाएगा आपका ए फॉर एनिमल। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 95 नंबर की क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ जाता है सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के लिए एक निकट संबंध जिसमें स्थापित किया जाता है। तो देखो इसको बोलते हैं अनुसंधान। क्या बोलेंगे? अनुसंधान। सी फॉर चंद्रमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान विचार की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के एक निकट जो है ये क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये आपके देखो भैया मैं बता दूं यहाँ पर सीजी टेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजी का जो पेपर होता है और शिक्षक भर्ती का जो पेपर होता है उसमें प्राथमिक स्तर पर ये क्वेश्चन आता है। अब बोलेंगे कि अमीन पटवारी वाले देख रहे हैं तो सर अमीन पटवारी का लिखे हुए, तो अमीन पटवारी का क्या होगा? तो भैया अमीन पटवारी का भी क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा। ठीक है, अमीन पटवारी का भी क्वेश्चन आएगा इसमें, जैसे कि ये अमीन पटवारी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ है अमीन पटवारी में, तो ये सब जो है आएगा इसमें। ठीक है, चलो किस में आए थे हम आए हुए थे
हाँ, इसमें आए होते हैं 96 नंबर की क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए गणितीय अधिगम का मूल्यांकन मूलतः क्या है, होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो देखो गणित अधिगम का कहने का मतलब है निदात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। मतलब इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी। अब देखो निदात्मक मतलब क्या होता है, तो निदात्मक यानी कि मूल्यांकन जिसमें छात्रों को कमजोरी का पता लगाया जाता है। तो बिल्कुल से मूल्यांकन तो जरूरी है भाई, गणित में नहीं हर विषय में जरूरी है। योगात्मक, अब योगात्मक मतलब क्या होता है सर जी, तो योगात्मक मतलब हो जाएगा सीखने, ठीक है, सीखने की इसको बोलते योगात्मक मतलब निश्चित अवधि के बाद जो है निश्चित अवधि के बाद एग्जाम लेना, परीक्षा लेना बोल सकते हैं इसको, ठीक है। परीक्षा लिया जाता है, जो वार्षिक परीक्षा होता है ना, निश्चित अवधि के बाद, या त्रैमासिक हो गया, वार्षिक हो गया, वो निश्चित रहता है कि इतना दिन में ऐसा परीक्षा होना है करके। तो ये योगात्मक हो जाएगा। अब रचनात्मक क्या होता है सर जी, तो रचनात्मक मतलब क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। रचनात्मक मतलब क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया। तो निदात्मक, योगात्मक और रचनात्मक का अर्थ समझ गए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 97 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% हानि में बेचा जाता है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन अमीन पटवारी के लिए, सीजी और शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं इसको। देखो 110 रुपए में उसे 10% के हानि में बेचा जाता है। पहले 110 रुपए का 10% तो निकाल लो भैया। तो 110 का 10% निकाले तो इसको 10 से गुणा करके 100 से क्या कर देते भैया, भाग कर देते, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो 10 से 10 कट जाए, 10 से 10 खत्म हो गया, बचा क्या, 11 गुणित 1, तो मतलब 11 आ रहा है, ठीक है। तो 11 रुपया के हानि में बेचा जाता है। कितना रुपया के, 11 रुपया के हानि में बेचा जाता है। अब देखो समझना मेरे बात को, 110 में आप 11 रुपया घटा दो, हानि हो गया उसको, 110 में आप 11 रुपया घटा दो तो कितना आ जाएगा, 99 रुपया। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भैया, 99 रुपया निकल के आएगा आपका। तो बिल्कुल से बी और बाहुबली महेशमती साम्राज्य। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल से आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो मैं इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, आप थोड़ा से वीडियो को बैक कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं 98 नंबर की क्वेश्चन, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि के यह सिद्ध किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 10वीं क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नाम है गणितीय कथनों का जांच, गणितीय कथनों का जांच, अध्याय 14 देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, देखो दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका प्रत्यक्ष उत्पत्ति, कौन सा, प्रत्यक्ष उत्पत्ति। अब देखो प्रत्यक्ष उत्पत्ति का उपयोग इसमें किया जाता है। प्रत्यक्ष उत्पत्ति मतलब कि सीधा सीधा हम बोल सकते हैं मूल कथनों को ही सत्य मानना, मूल कथनों को सत्य मानना। जैसे कि मैं देखूं यहाँ पर, मान के चलते दो समपूर्णांक 2k1 है और एक है 2k2 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2k1 और प्लस में 2k2। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को कॉमन ले लूं तो 2 हो जाएगा k1 और ये हो जाएगा प्लस k2। अब यहाँ से k1 प्लस k2 भी तो सम है ना भैया, ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्या है, तो उसको हम लोग क्यों ना m मान ले, तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है। यदि हम k1 और k2 को m मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, मूल कथनों को हम सच मान रहे हैं, ठीक है, मानना है, मानना ही इसका खेल काम है, मतलब मेन काम है, ठीक है। तो यहाँ पर 2m, तो मतलब स्पष्ट समझ में आ गया, दो सम पूर्णांकों का योग क्या होगा, सदैव सम होगा। यहाँ पर सिद्ध भी कर लिए हम, ठीक। चलो देखते हैं उसके बाद 99 नंबर की क्वेश्चन। अब 99 नंबर के क्वेश्चन में देखो, सूचना के ज्ञात अंशों में एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाएगा। तो ये देखो, इस पद्धति में कई अज्ञात तथ्यों को एक साथ जोड़ा जाता है और कई अज्ञात, ठीक है, कई अज्ञात जो है, ठीक, कई अज्ञात जो तथ्य है, ठीक है, बोल सकते हैं कई अज्ञात जो तथ्य है, उस अज्ञात तथ्यों को क्या करते हैं, ज्ञात तथ्यों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो कई अज्ञात तथ्यों को एक साथ जोड़ना क्या कहलाता है, यहाँ पर संश्लेषण, संश्लेषण मतलब जोड़ना, ठीक है। तो संश्लेषण विधि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। उसके बाद 100 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो 100 नंबर का क्वेश्चन देखो, मौखिक उदाहरण विद्यार्थी के किस शक्ति को विकसित करता है। तो देखो मौखिक उदाहरण, ये भाई विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, ये तीनों को ही क्या करेगा, जो है
उसमें विकसित करेगा। जैसे कि देखो जो है विचार शक्ति उसके उदाहरण पर विचार करेगा, कुछ मौखिक में कुछ उदाहरण दे दिए तो उस पर विचार करेगा। ठीक है, तर्क शक्ति क्या करता है, उस पर तर्क करता है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो कल्पना शक्ति, तो उदाहरण पर कल्पना करना, क्या ऐसा बन सकता है, ये हम भी करते हैं, सब करते हैं इसको, तो ये तीनों ही जरूरी होता है। ठीक है भाई, ये तीनों ही जरूरी होता है, तो इसका डी फॉर देवदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन हम देखें कि एक लड़का 20 मिनट में क्या करता है, 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसकी टाइपिंग की गति क्या होगी। तो देखो भैया बहुत ही इजी है, कुल शब्द कितना दिया गया है, 960। ठीक है, कुल शब्द कितना है, 960 है कुल शब्द। ठीक है, और कुल समय कितना है, 20 है। तो समय में उसको क्या कर देते हैं हम, भागित जैसे करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब बोला क्या गया है प्रति घंटा, तो घंटा निकालना है। तो 1 मिनट में जब वो 48 टाइपिंग करता है, 1 मिनट में जब 48 टाइपिंग करता है तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 48 को आप 60 से भाग करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, देखो 48 का कितना होता है, 288, तो 288 और एक जीरो बचा हुए हैं, तो 288 और ये जीरो, तो मतलब कि 2880 शब्द, ठीक है, प्रति घंटा 2880 शब्द प्रति घंटा वो क्या कर सकता है, टाइपिंग कर सकता है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा ए फॉर एनिमल। चलो उसके बाद हम देखते हैं 102। तो 102 क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर एच है तो बेलन का आयतन, इसमें कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना है बेलन का आयतन का फार्मूला बताओ। 10वीं बेस है भैया, बेलन का आयतन का हम जब फार्मूला बताए तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन ही एकदम सिंपल से होता है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच कहाँ पर दिया है, बिल्कुल से यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच आपका सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस करना था इसमें। चलो भैया उसके बाद देखते हैं, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है लग रहा है मुझे। चलो यहाँ पर दिया हुआ है 103 क्वेश्चन की 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के माप के आधार पर जो है कागज के किनारे से 3 गुणित 2 सेंटीमीटर के माप कागज का टुकड़ा काट लिया जाता है, तो बचे हुए कागज के टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालो। देखो बहुत ही इजी है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सबसे पहले संपूर्ण, ठीक है, पूरे जो इतना है पूरा ये जो दिख रहा है उसका हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब पूरे कागज का। ठीक है, पूरे कागज का हम निकाले, पूरे कागज का निकाले तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 6 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जो काट दिए हैं उसका हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित 2, तो 3 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 30 पूरा है, अब उसमें से 6 को आपको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब ये पूरा कागज है। अब इस पूरे कागज की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 30 है। ठीक है, 30, ठीक 30 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसमें से मुझे ये बचा हुआ क्या करना है, निकालना है। तो इसको मैं माइनस करूंगा, इतना को मैं माइनस करूंगा तभी तो होगा। पूरे का जो क्षेत्रफल है वो 30 है, और ये जो कटा हुआ है इसका क्षेत्रफल 24 है, तो 30 में से 24 माइनस कर, सॉरी 6 है, ठीक है, ये 6 होगा क्योंकि ये 6 है, तो 30 में से मैं क्या करता हूँ, 6 माइनस कर दूंगा तो 24 तो बचेगा ना भाई, तो 24 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद भी है यहाँ पर 104 नंबर की क्वेश्चन। 104 नंबर की क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। ठीक है, तो देखो गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, 104 नंबर के क्वेश्चन। तो गणित विशिष्ट और तार्किक क्रम का विषय माना जाता है इसको। तो सबसे पहले क्या है, गणित जो है क्या होगा, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, गणित जो है, ठीक है, गणित विशिष्ट और तार्किक क्रम का विषय है। इसके संबंध में विस्तारित जो अभिव्यक्ति से इसका संबंध नहीं होगा, विस्तारित अभिव्यक्ति, ये विस्तारित अभिव्यक्ति से इसका संबंध नहीं होगा। गणित की प्रकृति शुद्धता, विशिष्ट क्रम और जो है स्वरूप जो है होना चाहिए। गणित में शुद्धता होना चाहिए, विशिष्ट क्रम होना चाहिए और स्वरूप होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका विस्तारित अभिव्यक्ति इससे संबंध नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो भिन्न 3/16 की जो है प्रतिशत में बदलिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो इसको अब हम बदलेंगे, भिन्न में बदलना है, सॉरी प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इसको जो करना है
ये 3/16 है, इसको हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इस साइड लेते हैं। ये 3/16 है और 16 को हम क्या करेंगे 100 से जो है वो कर देंगे भैया, ठीक है। प्रतिशत में बनाना है तो 100 से उसको तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300/16 होगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ये हो जाएगा 300/16, ठीक है। अब ये 300/16 हो गया भैया। अब यहाँ पर देखो 300 को 16 से भाग करो, तो 300 को हम जैसे 16 से हम यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमको आ जाएगा, देखना कितना हो जाएगा 16, हाँ 16 18 होता है 120, तो 16 18 कितना हो जाएगा 120, अच्छा 16 18 288 होगा, ठीक है। 288 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बचेगा कितना 12 बचेगा, और 12 में फिर दशमलव लगाओगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। उसके बाद जो है 16 सत्ते होता है 112, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा ये, ठीक। इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 112 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया 8 बचेगा। और फिर यहाँ से देखो ये दशमलव लगा है तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं, और 16 पंजे कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पर देखो जो आंसर आ रहा है मेरे भाई, आंसर आ रहा है यहाँ पर 18.75। तो 18.75 कहाँ पर है आप देख सकते हो यहाँ से, तो 18.75 कहाँ पर है, हाँ ये डी फॉर देवदास इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 106 नंबर की क्वेश्चन। अब 106 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखे, तो भिन्न को आप बढ़ते क्रम में लिखोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम भिन्न का मान निकाल लेते हैं कि 9/14 है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9/14 का मान हो जाएगा 0.64, ठीक है। कितना हो जाएगा आप भाग करके देख सकते हो, और ये हो जाएगा 3/4 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.75, और आपका जो बचा है 5/11, तो 5/11 का जो मान हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 0. ये आपका 45, ठीक है। अब देखो इसको बढ़ते क्रम में जमा लो, कोई दिक्कत है क्या? मैं इस साइड में जमाता हूँ, ये बढ़ते क्रम में इसको जमा लिया जाए तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से बढ़ते क्रम में जमाएंगे तो ये 0.45, और फिर ये बढ़ जाएगा आपका 0.64, और फिर ये बढ़ जाएगा 0.75। मतलब ये जो है कौन से क्रम में बढ़ रहा है इसका देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा इसका वैल्यू 5/11, तो 5/11 किस में दिया हुआ है, तो ए में तो नहीं दिया है, ये गलत हो जाएगा, और डी में तो नहीं दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 5/11 में देखूं तो दो चीज में दिखा गया है। उसके बाद देखो उसके बाद ये आ रहा है, ठीक है 9/14, तो ये 9/14 ये सी में देखो, हमको सी में ये देखने को मिलेगा, ये सी फॉर चंद्रमुखी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो उसके बाद देखते हैं 107 नंबर की क्वेश्चन। ये भी देखो 107 नंबर की क्वेश्चन, यदि 18:13, ठीक है, उसके बाद 13.5 समानुपात 16:x, यहाँ पर चलो हम लोग यदि वैल्यू निकाले तो ये देखो 18/13.5 है, और ये हो जाएगा 16/x। अब x का गुणा इसके साथ हो जाएगा और 16 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x। तिर्यक गुणा कर रहे हैं ना यहाँ पर, 18x और इसका गुणा इसके साथ हम करें तो ये हो जाएगा 13 का 16 के साथ 16.5 के साथ करें तो ये आपका निकल के आएगा 216, ठीक है। ये हो गया 216, ठीक है। अब 216 हो गया। अब मैं x का वैल्यू निकालूं तो 18 को उस साइड लेके जाऊंगा तो 216 में 18 का ये भागित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 12 216 होता है, 18 12 216, तो 12 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये भी इसको बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य पूरा राइट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए संबंधित है खाली स्थान से। तो देखो गणित शिक्षण से सांप और सीढ़ी, तो गणित शिक्षण से सांप और सीढ़ी का महत्व किससे हो जाएगा, तो मैं बता दूं गणित में हम जब आपका सीढ़ी रहता है तो उसमें 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, यहाँ से लिखा होता है 1 से लेकर यहाँ से 100 तक होता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से संख्या बताया जा रहा है सर, और कुछ उसमें आकृति वकृति तो नहीं बताया जा रहा है, उसमें संख्या होता है और सांप होता है, ठीक है। तो इसका जो है संख्याओं से इसका जो है क्या रहता है, अवधारणाएं विकसित होता है इसमें, ठीक। तो इसका बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं 109 नंबर की क्वेश्चन। अब 109 नंबर की क्वेश्चन हम देखें
तो यहाँ पर 109 नंबर की क्वेश्चन देखो, 2 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 और 3/4 देखे। उसके बाद देखो यहाँ से हो जाएगा आपका भागित में ये, ठीक है, 1/8, 1/8। अब देखो इसको हम हल करें तो सबसे पहले ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, तो 11/4 हो गया ये, बिल्कुल से सर 11/4 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 8 से 1 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 और 9 और 1 क्या हो जाएगा ये ऊपर में 10, 10/8 हो गया ये। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल से हो गया होगा। ठीक है भाई, इतना है इसमें, और कुछ वाला खेल नहीं है। अच्छा 8, ये 10 नहीं होगा ना, 9 होगा। ऊपर में कैसे ना होगा, 8 का एक साथ गुणा होगा तो 8 ही रहेगा, मैं 9 बोल रहा था। ठीक है, और 9 ये हो गया 9 बटे और ये हो गया आपका 8। ठीक है, ये हो गया 8। ठीक है, अब चलो ये भाग में है, इसको मैं चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। बिल्कुल से सर जी, ये गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11/4 हो गया, और ये हो जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 9 हो जाएगा। अब इसको मैं गुणा करूं तो ये हो जाएगा आपका 11 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88, और फिर नीचे में क्या है 4 और 9 है, नीचे में क्या है 4 और 9 है, तो नीचे में 4 और 9, 8 और 9 है। ठीक है, 8 और 9 है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, 9 और 9 का कितना होता है 36 होता है, तो ये हो गया आपका 36। अब यहाँ से देखो कटा दो इसको तो 4 4 नहीं है 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 22 सम ये, तो 22/9। तो 22/9 कहाँ पर दिख रहा है आपका, ए फॉर एनिमल, राइट आंसर हो जाएगा 22/9। ठीक है, बिल्कुल से समझ में आया होगा, कमेंट कीजिए। यदि कोई समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल से आप कमेंट कर लेना। ठीक है, उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे। 110 नंबर की यहाँ पर क्वेश्चन देखो, गेंद, संतरा जैसे त्रिमिम आकार की के जो वस्तुएं या उपयोग करने के लिए गोलाई की अवधारणाएं विकसित करना पहलू की उदाहरण है। तो ये होता है आपका मूर्त अमूर्त से। कैसे, मूर्त और अमूर्त से। तो ये हो जाएगा आपका, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है उसको सीजी टेट वाले बिल्कुल से ध्यान देंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका सीजी टेट का क्वेश्चन है और शिक्षक भर्ती वाले, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको बिल्कुल से आप ध्यान दीजिए। यदि आप चाहेंगे तो सबसे पहले इसका हम थ्योरी का क्लासेस करवा सकते हैं, उसके लिए भारी मात्रा में कमेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर देखो, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो मूर्त से अमर्त की ओर होगा, कैसे में होगा, तो इस प्रक्रिया में बच्चे जो है बच्चों को मूर्त वस्तु जैसे कि गेंद और संतरा को जो है छूने और देखने के लिए दिया जाता है, और फिर उसे क्या कहेंगे, वस्तु की गोलाई जैसे अमूर्त अवधारणा को समझाते हैं कि ये गोल है, ठीक है, इसका आकार ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम छूने को दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मूर्त हो गया, और जब उसको समझाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंद्रमुखी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर की क्वेश्चन। अब 111 नंबर की क्वेश्चन देखिए, 3 और फिर यहाँ पर 3 8 9 और 100 का औसत मान 6 है। तो देखो औसत मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या उतना से उसको क्या कर देते हैं, फिर भाग कर देते हैं। तो 3 और 8 और ये हो गया 9 और फिर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको क्या करना है, सही क्रम में लिखते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ से ये 3 हो गया और ये हो गया 8 और ये 9 और फिर ये x। अब देखो यहाँ पर कितना संख्या है, 1 2 3 और ये 4 संख्या है, और कितने के बराबर है बोला गया है, औसत मान 6 है। ठीक है भैया, तो 6 का बराबर कर दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 9, तो 3 8 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं इस 4 को मैं इस साइड लेके आ जाऊँ, ठीक है, 4 को इस साइड लेके आ जाऊँ तो 4 चौक कितना होता है, 24 हो गया, तो ये हो गया 24, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा। और फिर 20 को मैं उस साइड लेके जाऊँ, ये 20 को, तो ये क्या है, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक से ये हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 24 माइनस 20 तो बचा कितना, 4 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, ध्यान रखना यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए -4 भी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ए फॉर एनिमल, राइट आंसर बिल्कुल से। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं फिर यहाँ पर 112। तो 112 नंबर की क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहां द्रव्यमान m और आयतन v और घनत्व क्या है, यहाँ पर d है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि मास बराबर क्या होता है, मॉस, यानी कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व होता है। तो यहाँ बिल्कुल से v इंटू डी हो जाएगा, v इंटू डी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल से हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉस इज इक्वल टू वैल्यू इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ए फॉर एनिमल बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं 113 नंबर की क्वेश्चन। 113 नंबर की क्वेश्चन है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई
8 सेंटीमीटर है भाई। अब देखो चलो इस बार बात करते हैं हम। तो सबसे पहले घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है आपका, ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर मान रखो, तो देखो लंबाई कितना है 14 है और ऊंचाई सॉरी चौड़ाई कितना है 12 है और ऊंचाई कितना है 8 है। अब यहाँ पर चलो इसको गुणा करते हैं, तो 14 को 12 और 8 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 1344 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1344, कहाँ पर दिया हुआ है आंसर, बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 114 नंबर की क्वेश्चन। अब 114 नंबर की कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है, ठीक है, अमूर्त है, अमूर्त बोलता हूँ, अमूर्त है। ठीक है, तो अमूर्त क्या होता है, जिसमें हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, जिसमें चीजें को हम क्या कर सकते हैं, जो है छू कर देख सकते हैं, हमारे सामने में होगा। और अमूर्त क्या होता है, जिसकी सिर्फ हम कल्पना करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। जैसे कि हमने गेंद और उसमें देखा है संतरा में, तो गेंद संतरा को पहले हमने छुआ तो क्या था, मूर्त था। अब सिर्फ उसके बारे में हम समझेंगे तो अमूर्त हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अमूर्त कौन से गणित में सबसे ज्यादा अमूर्त होता है, तो ये होता है मेरे भाई बीज गणित में। ये बीज गणित क्यों अमूर्त है सर, क्योंकि यह अज्ञात चर और समीकरण से संबंधित होता है। और अज्ञात चर मतलब संबंध, अज्ञात है मतलब समझ जाओ हमको कुछ आता नहीं है भैया, हम तो वहां पर कल्पना करेंगे। यही चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल से हो रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 115 नंबर की क्वेश्चन। 115 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि ये रूट है, ठीक है, रूट 6, ये 0 4 और ये 9, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते, इसका मान हमको पता करना है। तो इसका मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मान जो है ये 253, तो 253 का वर्ग जो होता है वो होता है भैया, 253 का जो वर्ग होता है वो होता है 6409। ठीक है, अब जैसे ही मैं स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा वो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 253 और ये हो गया रूट में जाएगा तो 6409। अब यहाँ से देखो ये दशमलव लगा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो कितना संख्या के बाद इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो मतलब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो इसका भी एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो इसका मान हमको पता चल गया कि नहीं पता चल गया, 2.53। तो 2.53 ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग 8वीं क्लास के मैथमेटिक्स जैसे समझने का प्रयास हमारे नेक्स्ट क्लासेस में हुआ है। तो बिल्कुल से चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल में जैसे आप इंस्टॉल करते जाओगे तो आपको मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, आपका जो है सिलेक्शन फिक्स है भैया, पूरा हर कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर है इस जो यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए भैया फिर से देखते हैं यहाँ पर 116 नंबर की क्वेश्चन। 116 नंबर की क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 300 है, तथा एक संख्या 60 है। चलो भैया एक संख्या 60 है मतलब वो पहला संख्या है, तो इसका फार्मूला मैं बताऊं, ठीक है, उसकी दुगनी संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है, तो पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं पहली संख्या को, और ये हो गया एक्स, पहली संख्या एक्स बराबर एलसीएफ इंटू ये हो जाता है एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए एक्स हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है 60 है, तो 60 एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एलसीए, तो एलसीएफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 15 और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। अब देखो 15 और 300 का गुणा होगा तो 4500 हो जाएगा। मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, ये गुणा में है उससे जाके भाग में हो जाएगा, मतलब ये 4500 और ये भाग में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो में एक जीरो क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। अब 450 को 6 से आप जैसे भाग करोगे तो 75, ये 75 छक्के कितना होता है, 450 होता है, तो ये आ जाएगा 75। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 75, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 117 नंबर की क्वेश्चन। अब 117 नंबर का क्वेश्चन, यदि आप थोड़ा सा भी फिजिक्स जानते हैं, 10वीं बार में थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, तो ये बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो कौन सा संबंध सही है, यहाँ पर मैं बता दूं कि चाल बराबर क्या होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या ये कोई क्वेश्चन है सर, तो मैं बता दूं 2023 के ये सीजी टेट में पूछा गया था भैया, कोई नॉर्मल मत लेना, ठीक है, 2023 के सीजी टेट में पूछा गया था, भूले भटके कुछ भी हो लेकिन पूछा गया था। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय कहाँ है भैया, तो ये हो गया
दूरी बटे समय सर, ये बी फॉर बाहुबली महेशमती सम्राट तो दिख रहा है सर, तो बिल्कुल से उसको आप लोग क्या कर दो, राइट चिन्ह लगा दो। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 118 नंबर के क्वेश्चन। 118 नंबर के क्वेश्चन देखो, 400 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज, ठीक है, कितना होता है 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज को 81 रुपए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो कितना समय लगेगा, समय मतलब कि आपको टाइम निकालना है। अब देखो साधारण ब्याज का फार्मूला हम जानते हैं, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण, और ये ब्याज मान के चलते हैं इसको, ठीक है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी होता है, ये आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और ये हो जाएगा फिर आपका 100। अब यहाँ पर देखो जो साधारण ब्याज दिया हुआ है वो कहाँ पर है, देखो तो ब्याज के रूप में 81 रुपये, तो साधारण ब्याज 81 है, और मूलधन कितना है भैया, तो मूलधन यहाँ पर 450 रुपये है, और यहाँ पर आर कितना है, समय कितना है, ठीक है, सॉरी रेट कितना है यहाँ पर, टी तो समय है ना, रेट कितना है, तो ये 4.5 है, और टी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, चलो अब इसको आगे बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं इस साइड लेता हूँ, ये अब इतना में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस साइड, तो ये हो जाएगा, देखो मेरे भाई यहाँ से क्लियर हम लोग देखे, अच्छा क्या हो गया यार, चलो ठीक है, अच्छा पूरा क्लियर ही हो गया। चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग, फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और बट्टे में 100। अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज है 81, और P कितना है, यहाँ से हो जाएगा 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.5 उसका रेट है, और टाइम आपको निकालना है यहाँ से, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग टाइम निकाले, तो ये 100 को मैं इस साइड लेके आऊँ, तो ये हो जाएगा 8100, 8100 होगा कि नहीं होगा, उसको मैं सीधा सीधा लिख ही देता हूँ 8100, ये हो जाएगा 8100। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर में, अब यहाँ पर बचा है आपका ये 100 को मैं इस सेट लेके आ गया, 450 बचा है, और 4.5 बचा है। इस 4.5 को हम 450 से गुणा करते हैं, तो ये आता है 2025, और ये आ जाएगा आपका टी। अब टी का वैल्यू मैं निकालूं, तो इस 2025 को इस सेट भेजूंगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 8100 भागित में 2025। ठीक है, अब 2025 को 81 यहाँ से हम भाग करें, तो 2004 ये हो जाएगा 2025 गुणित 2025 गुणित 2025 गुणित 2025, मतलब 4 बार 2025 को जोड़ने से 8100 प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल से ये 4 में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष कहाँ पर दिया है, बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ से इसको मैं सबसे पहले जहाँ पर था वहीं पर ला देता हूँ, प्रैक्टिस हो गया है ना इधर से, तो ये ठीक है। चलो देखते हैं उसके बाद यहाँ से 119। अब 119 को जैसे ही हम देखें, तो ये हो जाएगा किस मॉडल के चरण दर चरण सीखने की प्रक्रिया माना जाता है, तो किसको माना जाएगा, तो ये जो है आप बिल्कुल से कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है, ये कमेंट कीजिए कि कौन सा है, क्या है, कैसे है, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा भैया। ठीक है, कुछ तो कमेंट होना चाहिए ना, तो बिल्कुल से इसको आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 120 नंबर के क्वेश्चन। तो 120 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण मूल्यांकन का आयाम नहीं है, तो ये है आपका पैटर्न और कार्यविधि। पैटर्न और कार्यविधि, पैटर्न और कार्यविधि, स्वरूप और कार्य पद्धति, इसका यहाँ पर तो उसका ऑप्शन ही नहीं है। निम्नलिखित में से गणितीय शिक्षण मूल्यांकन का आयाम नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो पैटर्न और कार्यविधि नहीं है। ठीक है, पैटर्न और कार्यविधि जिसको स्वरूप और कार्य पद्धति भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य। आपको 119 नंबर का क्वेश्चन जो है कमेंट करना है, मैं अगले में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट में तो बिल्कुल से किसका किसका आंसर सही होगा उसको देखते हैं, उसका नाम भी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, क्लास होगा, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों सभी को ऑल द बेस्ट।